एनसीईआरटी की किताबों में जो चेंज हुआ है हाल फिलहाल, उसको लेकर कई तरह के सवाल हैं। कुछ लोग का मानना है कि ये जो इतिहास था इससे पहले जो पढ़ाया जा रहा था उसको करेक्ट करने की कोशिश है। वहीं एक तबका ऐसा भी जो ये मानता है कि एक खास नैरेटिव है। अब मैं एक स्टूडेंट हूँ, आपकी स्टूडेंट, और मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अकबर कौन था। बाबर और अकबर के जो रेफरेंसेस हैं, तो उसमें जो पिछली बुक में जो हमें ये कहा गया सैनिटाइज्ड वर्जन, तो प्लीज मेंशन दैट ही वाज अ ब्रूटल। दूसरी चीज कि हमारे कल्चर के कुछ हिस्से को आपने उसके बारे में बात ही नहीं की, कि आपने जो है शिवाजी के बारे में नहीं बताया। इसी देश में उसी एनसीईआरटी की पुस्तक में गुरु तेग बहादुर के लिए किन विशेषणों का प्रयोग किया गया, वो इन्हीं एनसीईआरटी की किताबों में, जिनको कि डाकू और लुटेरा इस तरह के शब्दों का प्रयोग था। जिन्ना साहब का जहाँ तक सवाल है, तो उन्होंने तो बंटवारे की बात की थी। विवाद अब सिर्फ कांग्रेस पार्टी पे, ये कांग्रेस उस समय देश का नेतृत्व कर रही थी और वो बंटवारे को रोक नहीं पाई, तो इतनी जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी। पूरा जो अक्साई चीन है वो चीन के पास चला गया, तो आज अगर ये हम इतिहास में क्या पढ़ाएंगे कि वो क्यों हुआ, तो हम तो यही कहेंगे ना कि प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू थे और उनके रहते हुए ये हो गया। आज की डेट में अगर हम बात करें, अपूर्वा मखीजा, समय रैना जैसे कुछ नाम है। जब हमने संस्कारों की बात की थी, तो इस तरह के जो नाम है जो कि आप देखते हैं कि रातों रात एक फेम पर पहुंच जाते हैं। अर्निंग की बात करेंगे तो करोड़ों में अर्न करते हैं। अगर ये लोग आपके स्टूडेंट होते तब आपका रिएक्शन क्या होता है? आज की तारीख में कोई भी पेरेंट वो हाई मॉरल ग्राउंड नहीं लेना चाहिए कि मेरा बच्चा ये नहीं कर सकता। उल्टा होता था इसका, कि बच्चा सही में बेचारा इनोसेंट है, लेकिन पेरेंट कहते थे नहीं तुम्हारी गलती रही होगी। तो वो एक अदर एक्सट्रीम था। गाँव में भी पेरेंट्स अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजते हैं, और जो ये होता है कि वो इंग्लिश मीडियम स्कूल है, पढ़ाई हिंदी में या पंजाबी में होती है। जहाँ पर बिहार जैसी जगह में कि आखिर आरक्षण के बाद ऐसा क्या हुआ कि वहाँ पर पूरा के पूरा जो एजुकेशन सिस्टम है वो बर्बाद हो गया? सीधी सी बात ये है कि हमारी एंशिएंट परंपरा है, शिक्षा को कभी भी जीविका से नहीं जोड़ा। इस रिवीजन के बारे में जो चर्चा होती है, ये कह रहे हैं कि गोधरा कांड के बाद जो है उसको डाला गया उसमें, अब उसको निकाल दिया गया। तो सवाल ये है कि 1947 से लेकर आज तक तो इस देश में बहुत सारे रॉयट्स हुए। अब वो रॉयट्स के बारे में छठे के बच्चे को बताने की क्या ज़रूरत है? किस तरीके से वो संभाजी जो मूवी आई और उसके बाद क्या चीज़ें लोग औरंगजेब की कब्र को खोदने वहाँ पहुँच गए, तो इस तरह की जो रिटेलिएशन है वो कितना ये नहीं होनी चाहिए ना, ये तो नहीं होनी चाहिए। सक्सेस के लिए तैयार करते हैं लगातार डे वन से, फेलियर के लिए कभी तैयार नहीं करते। आज के हमारे खास गेस्ट हैं अशोक पांडे सर। जाने माने एजुकेशनिस्ट हैं और एजुकेशन सर्कल के अंदर काफ़ी चर्चित चेहरा हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू प्रियंका जी, आपने बुलाया, आपने शो पे बहुत अच्छा लगा मुझे। सर हम जो आज की बातचीत करेंगे तो शुरुआत उससे करते हैं जो कि आज की तारीख का सबसे चर्चित सवाल है। एनसीईआरटी की किताबों में जो चेंज हुआ है हाल फिलहाल, उसको लेकर कई तरह के सवाल हैं। कुछ लोग का मानना है कि ये जो इतिहास था इससे पहले जो पढ़ाया जा रहा था उसको करेक्ट करने की कोशिश है। वहीं एक तबका ऐसा भी जो ये मानता है कि एक खास नैरेटिव है। कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि नहीं, इसके पीछे जो राष्ट्रवाद की भावना है उसको प्रमोट किया जा रहा है। तो आप इतना लंबा आपका तजुर्बा है एजुकेशन सेक्टर में, तो अब आप बताएं कि क्या वजह है इसकी? प्रियंका जी, इसके जो है ना औपचारिक और अनौपचारिक दोनों उत्तर मुझे देना पड़ेगा। अब मैं इतने दशकों से शिक्षा के क्षेत्र में हूँ कि ये पुस्तकों का बदलाव कई बार हो चुका है। कोई ये पहली बार नहीं हुआ। और मैंने जब अपने कैरियर की शुरुआत की थी तो 1-2 साल में ही पिछली जो शिक्षा नीति थी 1986 की वो आई, और वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। और उसके बाद जो ये शिक्षा नीति आई वो लगभग मेरे कैरियर के अंतिम वर्षों में आई। तो आप ये देखिए मेरा जो पूरा कैरियर है, तो कई बार आए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क्स आए, रिविजन्स आए, बहुत सारी चीज़ें हुई। तो जो पब्लिक का परसेप्शन है इन चेंजेस को लेके, आज की तारीख में एक राजनीतिक ध्रुवीकरण के कलर में हम उसको डाल देते हैं। तो पहले तो मैं पेरेंट्स को और बच्चों को जिनको ये ज़्यादा प्रभावित करता है
उनके लिए मैं ये एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप उसको उस नज़रिए से ना देखें, इसको आप उस नज़रिए से देखें कि हमारा बच्चा जो पढ़ने जा रहा है उसको पढ़ के हमें भारत का इतिहास, भारत की संस्कृति, भारत का गौरव और वो अपने में कैसे आत्मसात करे कि उसका चिंतन बढ़िया हो, वो भारत का एक अच्छा नागरिक बन सके। और आज जो विश्व में भारत का एक जियोपॉलिटिकल स्थान है उसको वो आगे के एक नेतृत्व के रूप में कैसे आगे लेके बढ़ के जाएगा, ये बड़ा आवश्यक है। जी, तो आप बात कर रहे थे कि सारी चीज़ें अपनी जगह पे है लेकिन फैक्ट्स आर देयर एंड फैक्ट्स शुड बी लाइक दैट ओनली। तो आप किन फैक्ट्स की बात कर रहे हैं? तो हाँ, तो आप का ये जो प्रश्न है वो बुक्स रिवीजन के संदर्भ में है। जी बिल्कुल। तो मैंने ये बताने की कोशिश की कि ये रिविजन्स होते रहते हैं समय समय पे और पिछले 1986 से जो नेशनल पॉलिसी थी और तब से आकर इसी बीच में मेरा करियर भी रहा है, तो मैंने बहुत सारे रिविजन्स देखे हैं। तो मैं 2 या 3 चीज़ें इसमें लाना चाहता हूँ। पहली बात तो फैक्ट्स, एंड द फैक्ट शुड बी टॉट, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। एज ए टीचर, एज एजुकेटर, आई सब्सक्राइब टू दैट। अब सवाल ये है कि अगर ढेर सारे फैक्ट्स हैं तो क्या वो सारे फैक्ट्स को हम एक ही जगह पर एक ही एज के बच्चों को पढ़ा सकते हैं कि नहीं? तो पहला मेरा ये सिद्धांत सुझाव है होना चाहिए कि उन फैक्ट्स को आप कैटेगराइज कर लें और वो हायर ऑर्डर फैक्ट्स हैं या लोअर ऑर्डर फैक्ट्स हैं तो उसमें पूरे एक बच्चों का 10 साल 12 साल का एक स्कूल साइकिल होती है, तो वो सारी चीज़ें छोटे बच्चों को पढ़ा दें, बड़े बच्चों को ना पढ़ाएं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो उसमें एक रैशनैलिटी होनी चाहिए। तो एक रैशनैलिटी, दूसरा है एक बैलेंस भी होना चाहिए जी। अब सवाल ये है कि हर व्यवस्था जो है इस रैशनैलिटी को, इस बैलेंस को और एक नेशनल करिकुलम का जो उनका विजन है, इन तीनों चीज़ों को ध्यान में ला करके करिकुलम को डिज़ाइन कर दिया। तो पहले की सरकारों ने ये देखा कि हमारा जो बैलेंसिंग है, हमारे बैलेंसिंग में कहीं ऐसा ना हो जाए कि कोई फैक्ट हम दे दें और उससे किसी एक खास कम्युनिटी को हर्ट फील हो जाए। वो फैक्ट में वो नहीं है, तो उन्होंने क्या किया कि उस फैक्ट को थोड़ा सा सैनिटाइज करने की कोशिश कर दी, जिससे कि हमारे बच्चे पढ़ें तो एक वो कोई अननेसेसरी क्लासरूम कॉन्फ्लिक्ट्स ना शुरू हो जाए, और वो क्लासरूम से बाद जब फैमिली में या कम्युनिटी में जाए तो एक कम्युनिटी में बेवजह कोई एक विवाद ना खड़ा हो जाए। तो मैं उसको भी रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन हुआ क्या कि उस प्रयास में अब इनको जो नई व्यवस्था है उनको ये लगा कि कुछ चीज़ों को सैनिटाइज करने के वजह से इंटेंशंस माइट हैव बीन वेरी गुड, लेकिन कुछ चीज़ों का ओमिशन कर दिया आपने। बट सर जो रीज़न आपने बताया कि आपका जो भी इंटेंशन था वो अच्छा रहा होगा, एक तरह से हार्मनी कह लीजिए या उसको मेंटेन करने के लिए कह लीजिए, बट वो चीज़ें तो अभी भी हो सकती हैं। आई एम कमिंग टू दैट ओनली ना। तो वही मैं आई एम सेइंग एग्जैक्टली द सेम थिंग। तो अब उन्होंने ये कहा कि नहीं साहब, वो आपने किया लेकिन उसमें ये चीज़ का ओमिशन हो गया और जिसकी वजह से ये वाला फैक्ट हमारे बच्चे नहीं जान पाए। तो मैं उस फैक्ट को लाना चाहता हूँ। अच्छा, अब सवाल ये है कि सम पीपल माइट थिंक कि भाई ठीक है आप ये भी ला दीजिए, लेकिन जो पुराने वाले फैक्ट हैं उनको आप ऑमिट कर रहे हैं। बट ये प्रेजेंट करिकुलम डिजाइनर्स ये करें कि मैं ऑमिट नहीं कर रहा हूँ, हमने उसके स्केल को नीचे कर दिया। तो सर आप कुछ एग्जांपल देके बताइए कि किस किस के, जैसे मान लीजिए हम अकबर की बात करें। मैं ये बता रहा हूँ कि बाबर और अकबर के जो रेफरेंसेस हैं, तो उसमें जो पिछली बुक में जो हमें ये कहा गया सैनिटाइज्ड वर्जन, इसमें उन्होंने कहा कि नहीं, सैनिटाइज करने की जरूरत नहीं है। अगर वो उसका स्ट्रैटेजी और उसका गवर्नेंस अच्छा था तो उसकी ब्रूटैलिटी भी थी, तो प्लीज मेंशन दैट ही वाज अ ब्रूटल एंड ही वाज गुड इन गवर्नेंस। इतना ही है ना ये। दूसरी चीज कि हमारे कल्चर के कुछ हिस्से को आपने उसके बारे में बात ही नहीं की। तो अब उसके हिस्से के बारे में बात ना करने का मतलब कि आपने जो है शिवाजी के बारे में नहीं बताया, महाराणा प्रताप के बारे में नहीं बताया, जबकि हास्यास्पद बात यह है
कि शिवाजी के बारे में बात करने के बावजूद भी लोग कह रहे हैं महाराष्ट्र में कि इनको जस्टिस नहीं किया गया है नए करिकुलम में भी। दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट दैट इज ऑल्सो ए फैक्ट। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि ये तो इम्बैलेंसेस एंड कॉम्पिटिटिव रैशनैलिटीज जो हैं ये चलती रहेंगी। मैंने शुरू में भी कहा, अभी मेरी बात बाहर भी हो रही थी आपसे पहले, तो मैं बताने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे बच्चों के अंदर देश के इतिहास का उस लेवल पर, 6, 7, 8वीं की बात हम लोग कर रहे हैं, ये कुछ न कुछ पता तो होना चाहिए। तो बिल्कुल 100% सैनिटाइजेशन ना हो और 100% ओमिशन ना हो। मेरा प्रिंसिपल, अगर मैं करिकुलम डिज़ाइनर हूँ तो मैं ये 2 प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए अपना करिकुलम बनाऊंगा। जी, लेकिन चूंकि ये बार बार इस तरह की बातें आ रही हैं कि जैसे कि आपने भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बताया कि पहले की भी सरकार, ऑफ कोर्स सरकार का रोल होता है, मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ जी, तो उनका भी रोल रहा, अब जो मौजूदा गवर्नमेंट है हमारी उनका भी रोल है कि कहा जा रहा है कि एक खास एजेंडे को सेट करने के लिए तब्दीलियाँ की गई हैं। तो अब यहाँ मैं आपसे जानना चाहूँ, क्योंकि आप तो बहुत लंबे टाइम से इस फील्ड में हैं और आपने बताया कि पहले भी जो चेंजेस हुए तो वो आपने देखे, तो अगर आप कुछ बता पाएं हमें कि पहले क्या चेंजेस हुए तो, और अभी क्या है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, 2-3 उदाहरण बताता हूँ मैं पहली बात तो मैं एजेंडे को किसी भी डिस्कोर्स का हिस्सा एज एजुकेटर नहीं बनाऊंगा, इसलिए कि फिर हर चीज को हमें एजेंडा के रूप में ही देखना पड़ेगा। तो कोई खास नैरेटिव नहीं गढ़ा जा रहा है इसके थ्रू? कोई खास न पहले था न अब है, लेकिन हाँ सोच में तो डिफरेंस होता है ना। तो मैं आपको बता रहा हूँ, इसी देश में उसी एनसीईआरटी की पुस्तक में गुरु तेग बहादुर के लिए किन विशेषणों का प्रयोग किया गया, वो इन्हीं एनसीईआरटी की किताबों था, जिनको कि डाकू और लुटेरा इस तरह के शब्दों का प्रयोग था और काफी दिनों तक वो पढ़ाया जाता रहा। अच्छा, जी हाँ, तो उसे निकालने की जरूरत पड़ी। इसी देश में आपको अच्छा भी लगेगा सुनकर कि एक नॉर्थ ईस्ट की बच्ची ने एनसीईआरटी को लेटर लिखा कि आपकी एनसीईआरटी की जो किताब है उसमें जो नॉर्थ ईस्ट का जहाँ जिक्र है उसमें ये बताया गया है कि बड़ा ये सुदूर का इलाका है, यहाँ पहुँचना बड़ा मुश्किल है, यहाँ के लोगों की जीवन शैली फ़र्क है। उन्होंने कहा कि सर आप ये लिख करके तो हमें और आप अलग कर रहे हैं। देन दैट करेक्शन वाज मेड। और प्रेजेंट गवर्नमेंट की जो लुक ईस्ट पॉलिसी है और जो प्रधानमंत्री ने दर्जनों यात्राएं की नॉर्थ ईस्ट की टू कॉम्पेंसेट फॉर दैट। अभी तो स्कूल्स में भी आप देखते हैं कि हर साल बच्चों को जो प्रोजेक्ट मिलते हैं वो हाँ, सारा नॉर्थ ईस्ट, वही मैं कह रहा हूँ। तो अब वो प्रोजेक्ट मिलते हैं, जानते हैं, एक नई दिशा शुरू की सरकार ने, उसको हम बोलते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत। एक भारत श्रेष्ठ भारत पूरे भारत को एक यूनाइट, इमोशनल इंटीग्रिटी जिसको कहते हैं, और उसमें एक बड़ी अच्छी स्कीम है ये, और काफ़ी विद्यालयों ने उसका वो किया है कि हर स्टेट को एक दूसरे स्टेट से ट्विनिंग कर दी गई। तो फॉर एग्जांपल दिल्ली को सिक्किम से ट्विनिंग की गई, तो दिल्ली और सिक्किम के स्कूल से एक दूसरे के बारे में जानें, उनकी भाषा, उनका भोजन, उनका ये विजिट्स भी करिए। आप एक्सचेंज प्रोग्राम सारी दुनिया में जाते हैं, आप अपने स्टेट्स में जाइए। तो उसके अंतर्गत नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट्स किसी न किसी स्टेट से लिंक्ड है। वेरी गुड। पर सर आपको मैं एक चीज़ शेयर करूं यहाँ पर, क्योंकि आपने ये बात की, तो अभी तो खैर ऑफ कोर्स बड़े लेवल पे हो रहा है और ज़्यादातर सारे स्कूल्स में इन्वॉल्व हैं सारे। जी। जब हम अपने स्कूल डेज में थे तो ये प्रोग्राम होता था केवी के अंदर, ठीक है, ये कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम बोलते थे। कुछ बच्चों को सिलेक्ट करते थे, सपोज हर स्कूल से एक बच्चा, 20 बच्चों को सिलेक्ट किया 20 स्कूल से, और फिर उनको एक पर्टिकुलर एरिया में, खासकर रिमोट, मैं खुद गई हूँ उस टाइम पर जब मैं अपनी स्कूल डेज में थी 11th में, और गुवाहाटी और सिलचर, ये सारा का सारा वो था। हम लोग उनके जो रिमोट एरियाज थे, ट्राइबल एरियाज थे, हम वहाँ पर गए और हमने बाकायदा वहाँ बिल्कुल रिमोट, जिसमें कहते हैं ना आपने शूज निकाले, आप पानी से निकल कर नंगे पैर गए वहाँ तक जाने के लिए, आपके पास कोई कुछ व्हीकल नहीं था। फिर वहाँ जाके हम लोगों ने वहाँ के जो ट्राइब्स के डांस थे वो हम लोगों ने देखे, सीखे। आपका जो है जी, और आपने इवन टुडे इट एक्साइट्स यू। यस ऑफ कोर्स। तो अब यही है कि एज केवी आप गए, आपके ज़माने में केवी 500-600 केवी रहे होंगे, आज 1000 के आसपास हैं। तो ये केवल केवीज के लिए नहीं है ना, ये भारतवर्ष में 1.5 मिलियन स्कूल्स हैं, 15 लाख। केवी कितने हैं? 1000। तो चूंकि केंद्रीय विद्यालय थे, उनका तो मैंडेट ही यही था। केवी वॉज मेंट कि जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो वो दूसरी जगह जाएं तो उनके बच्चों की पढ़ाई की दिक्कत ना हो, करिकुलम ना बदल जाए, तो इसलिए था। और बहुत अच्छी स्कीम थी, दे आर डूइंग ग्रेट टुडे ऑल्सो। लेकिन 15 लाख स्कूलों की बात करिए ना, मैंने अभी कहा कि 30 करोड़ बच्चे पढ़ते हैं। अगर ये एक मुहिम बन जाए
तो आप सोचिए इसका क्या व्यापक प्रभाव पड़ेगा 5 साल और 10 साल के वर्षों में। तो एनीवे हम लोग तो ये उदाहरण दे रहे थे ना कि एनसीईआरटी की किताबों में चेंजेस पहले भी हुए हैं, अभी भी हुए हैं। अब एक बहुत इस रिवीजन के बारे में जो चर्चा होती है, ये कह रहे हैं कि गोधरा कांड के बाद जो है उसको डाला गया उसमें, अब उसको निकाल दिया गया है। तो सवाल ये है कि 1947 से लेकर आज तक तो इस देश में बहुत सारे रॉयट्स हुए हैं। अब वो रॉयट्स के बारे में छठे के बच्चे को बताने की क्या ज़रूरत है? मैं तो व्यक्तिगत रूप से ये कि हमें कोई कॉन्फिडेंस, देखिए मैं जितनी भी बातें कह रहा हूँ ना, मेरी जीवन का लगभग 40 वर्ष विद्यालयों में बीता है। 40 वर्ष। तो 40 वर्षों में अगर आप केवल दिन के 8 घंटे माने तो भी वो 12 या 13 वर्ष बनते हैं जो कि मैंने विद्यालय में बच्चों के साथ बिताया। और वो विद्यालय एक अपने आप में अलग दुनिया होती है, और उस दुनिया में कोई भेदभाव नहीं होता, कोई जातिगत भेदभाव नहीं होता, कोई धार्मिक भेदभाव नहीं होता। सब बच्चे एक साथ आते हैं, सारे बच्चे राष्ट्रीय गान गाते हैं, सारे बच्चे सरस्वती वंदना भी करते हैं, सारे बच्चे ईद भी मनाते हैं, क्रिसमस भी मनाते हैं, दिवाली भी मनाते हैं। अब वो 14 साल बच्चे अगर ये सब कर रहे हैं और उसमें हम कोई इस तरह की चीज़ अगर ला दें तो मैं उसको व्यक्तिगत रूप से ठीक नहीं समझता। अभी मैं आपको एक उदाहरण दूं जो कि मुझे बड़ा डिस्टर्ब किया कि 5वीं क्लास की सोशल साइंस में किताब है कि जातिगत व्यवस्था ने बड़ा हार्म किया इस देश को, और उसमें ये बताया जा रहा है कि एक ज़माने में अब उसकी सच्चाई, और ये कोई एम्पिरिकल एविडेंस तो है नहीं, लेकिन ठीक है चलिए हो सकता भी है कि जो है एक जाति विशेष के लोग जो है दूसरी जाति विशेष को कुएं से पानी नहीं लेने देना चाहते थे। अब अगर वो टीचर अपने पर्सपेक्टिव और अपने लेंस से करे और उसको एक ऐसे माहौल में करे तो वो तो क्लास में ही डिवीजन हो जाएगा। तो टीचर के अंदर भी एक एबिलिटी होनी चाहिए कि एक अनकंफर्टेबल क्वेश्चन को आप कैसे डील करते हो और उसका कंक्लूजन क्या होता है, जिससे कि बच्चा डिवाइड होके घर ना जाए और घर जाकर के वो सवाल पूछने लगे अपने माँ बाप से, डिपेंडिंग अपॉन विच वर्ग ही और शी बिलोंग्स टू, तो वो उसके बड़े भयावह परिणाम हो सकते हैं। तो इसलिए मैं इन सारी बातों को कह रहा हूँ कि हमारा संस्कृति के बाद बताइए जो बच्चों के अंदर एक डायलॉग पैदा करे, जो बच्चों के अंदर एक अच्छी संवाद की परंपरा को विकसित करे, क्योंकि उसको आगे जाकर के ये सारी चीज़ों में उसकी मैच्योरिटी आएगी, उसकी परिपक्वता आएगी। कॉलेज में तो ये सारे सिलेबस नहीं है ना, तो अगर कहीं भी करेक्शन की ज़रूरत हुई तो वो कोर्स करेक्शन उसके लाइफ में हो जाएगा। लेकिन आज जो उसके जीवन में एक समन्वय बना हुआ है और जहां वो हर पूरे 40 बच्चों को अपने जैसा समझ रहा है, उसमें कोई ऐसी धारा या बिंदु हम ना डालें कि वहीं से प्रॉब्लम शुरू हो जाए। जी, क्योंकि सर इस पूरी जो बातचीत है इसमें सबसे ज़्यादा जिक्र हो रहा है वो अकबर का हो रहा है, राइट? अब मैं एक स्टूडेंट हूँ, आपकी स्टूडेंट, और मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अकबर कौन था, आप मुझे कैसे बताएंगे? तो देखिए, पहली बात तो मैं इतिहास का विद्यार्थी नहीं हूँ, मैं साइंस का विद्यार्थी हूँ, मैं साइंस का टीचर हूँ। तो मुझे 2 मिनट के लिए हम मान लेते हैं कि आप हमारे टीचर हैं और हम इसका जवाब देंगे। तो अगर मैं इतिहास का भी विद्यार्थी हूँ और अगर आप पूछें कि अकबर क्या था, तो मुझे अकबर के जीवन के 2-3 पक्षों को आपके सामने रखना पड़ेगा। जी, अगर हमने उसको आइडियोलॉजिकली, हमारा टीचर की आइडियोलॉजी और कोई नहीं होती है, केवल टीचिंग उसकी आइडियोलॉजी। उसका धर्म टीचिंग है, उसका धर्म लर्निंग भी है। लर्निंग वाला धर्म ज़्यादा आवश्यक है, जो कि टीचर्स आजकल भूल गए हैं, क्योंकि अगर आप बच्चों के साथ साथ सीखने वाला धर्म नहीं निभाएंगे तो आपका टीचिंग वाला धर्म पीछे रह जाएगा। आप समझ रहे हैं इस बात को, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो हमारा टीचिंग और लर्निंग का धर्म ये कहता है कि हम अकबर के बारे में, अगर अकबर ने जो अच्छे काम किए वो भी हम बच्चों को बताएं, 1-2 गलत काम किए उसको भी बताएं। लेकिन हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको ये बताऊंगा कि प्रियंका जी, आप इसमें से किसी भी चीज़ को प्रेजेंट सिचुएशन से एसोसिएट करके किसी को उसका विक्टिम और किसी को परपेट्रेटर बनाने की कोशिश ना करें, बिकॉज इट हैज नथिंग टू डू विथ व्हाट वी आर टुडे। सारी प्रॉब्लम यही आ रही है कि हम उस लेगेसी को, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये हमारा अप्रोप्रिएशन है, देयरफॉर आप इनके गलत चीजों को मत बताएं। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये तुम उनके लीनिएज में हो इसलिए तुम उसको नहीं मान रहे हो। ये विवाद नहीं आना चाहिए।
because nobody presently today is responsible for what Akbar did or did not do. ये आज के बच्चों को बताना बहुत जरूरी है, जिससे कि हम एक इंटेलेक्चुअल डिजर्नमेंट का जो लेंस है उससे उसको हम देखें विदाउट अटैचिंग। बट आप देखते हैं ना कि जिसके बात सिर्फ किताबों की नहीं है। अब जिन हम करेक्टर्स की बात करते हैं, हिस्टोरिकल करेक्टर्स की बात करते हैं, तो पहले किताबों में उनकी बात जो हम कर रहे हैं, फिर उनके ऊपर मूवीज़ बनती हैं। हमने रिसेंटली देखा कि किस तरीके से वो संभाजी जो मूवी आई और उसके बाद क्या चीज़ें लोग औरंगजेब की कब्र को खोदने वहाँ पहुँच गए। तो इस तरह की जो रिटेलिएशन है वो कितना ये नहीं होनी चाहिए ना, ये तो नहीं होनी चाहिए ना। ये तो अब ये तो लॉ एंड ऑर्डर की भी प्रॉब्लम है। मैं एग्जैक्टली यही तो कह रहा हूँ ना। तो अगर हम विद्यालयों में इस चीज को सुदृढ़ करें कि भाई इसको आप प्रेजेंट से लिंक करने की कोशिश मत करो। मैं आपको अपने जीवन का एक बहुत बेहतरीन उदाहरण देता हूँ जिसने मेरी जीवन की सोच को बदल दी। तो मैं जिस समय बाबरी मस्जिद का किस्सा हुआ 1992 में, उस समय मैं सऊदी अरेबिया में था एज ए टीचर। सऊदी अरेबिया जहाँ पे 95% हमारे भारतीय मुसलमान रहते हैं, 5% नॉन मुस्लिम रहते हैं। और मैं विद्यालय में पढ़ाता था उस समय। तो 300 टीचर्स में 250 से ज़्यादा मुस्लिम्स थे, बाकी नॉन मुस्लिम्स थे। आपको पता है हमारे विद्यालय के जो चेयरमैन साहब थे वो एक बहुत विश्व प्रसिद्ध एजुकेशनिस्ट थे, प्रोफेसर स्कॉलर थे। सिविल इंजीनियरिंग के 5-10 टॉप इंजीनियर्स में थे वो विश्व में उस समय। और उन्होंने आया, सारे टीचर्स को बुलाया उन्होंने कहा यह अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट भारतवर्ष में हो चुका है, इससे आप लोगों की दिनचर्या में, व्यवहार में, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में कुछ भी असर नहीं होना चाहिए। इसके साथ एक और भी बात कही उन्होंने, हिंदुस्तान में जो भी चीज़ हो रही है, यू आर नॉट देयर, यू आर नॉट विटनेस टू दैट। और वहाँ से जो हमें न्यूज़ आ रही है उसकी वैलिडिटी, उसकी रिलायबिलिटी, उसके न्यूआंसेस हमें कुछ भी नहीं पता। Therefore, please do not react to anything. That's the job of a teacher. Very good. That's the job of a teacher. जी। अगर हम लोग अकबर से थोड़ा बाहर निकल के बात करें तो एक और चीज़ इसकी चर्चा हो रही है इस सारी बातचीत के बीच। तो हमने अभी तक जो पढ़ा, अगर हम बंटवारे की, भारत की आज़ादी की और बंटवारे की बात करें, तो अभी तक हमने पढ़ा कि उसके लिए अंग्रेज जिम्मेदार थे। जो अब चेंजेस हुए हैं उसके बाद बच्चे पढ़ेंगे कि उसके सबसे पहले जिम्मेदार कौन थे? जिन्ना साहब। दूसरे जिम्मेदार कौन थे? कांग्रेस। वो कांग्रेस जो कि इतनी लंबे टाइम तक पूरी लड़ाई की और उसका पूरा जो था जिम्मेदारी के साथ उन्होंने आज़ादी की संघर्ष किया। तीसरा जिम्मेदार जो हैं वो थे माउंटबेटन, राइट। तो अब अगर ये कहा जा रहा है कि हमारे जो भारत पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ, बंटवारा हुआ, उसके लिए जिम्मेदार 3 चीज़ें थी। उसमें कांग्रेस भी है, उसके अलावा माउंटबेटन है और जो हम सब जानते हैं जिन्ना साहब हैं। अब इस बारे में आपकी क्या राय है? खासकर अगर मेरे 2 बच्चे हैं, एक बच्चे ने जो पहली वाली एजुकेशन वो पढ़ाई की और दूसरा बच्चा मेरा ये पढ़ेगा, तो अब मैं उन दोनों बच्चों को एक लाइन पे कैसे लेकर मैं बता रहा हूँ एज ए टीचर मैं बता रहा हूँ और मेरी जो जिम्मेदारी है उसके अंतर्गत मैं ये बता रहा हूँ कि माउंटबेटन वाला तो अंग्रेज या माउंटबेटन का ही वो तो खत्म हो गई बात। जिन्ना साहब का जहाँ तक सवाल है तो उन्होंने तो बंटवारे की बात की थी, तो उसमें भी कोई विवाद नहीं है। विवाद अब सिर्फ कांग्रेस पार्टी पे है, ठीक है कि नहीं? तो मैं ये कहता हूँ कि ये कांग्रेस पार्टी की जो जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी की परिभाषा ये नहीं है कि वो बंटवारा चाहते थे या वो बंटवारे के कैटलिस्ट थे या बंटवारे को अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने ये किया, ये बात नहीं है। ये कांग्रेस उस समय देश का नेतृत्व कर रही थी, ठीक है कि नहीं? और वो बंटवारे को रोक नहीं पाई, तो इतनी जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी ना। अगर हम ये कहें 1971 में बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग करने की जिम्मेदारी तो कांग्रेस, उसके लिए भी तो कांग्रेस को क्रेडिट मिलनी चाहिए। इंदिरा गांधी थी उसके लिए जिम्मेदार। तो जो भी आप नेतृत्व में हैं, तो आप गलत हो या सही हो उसकी जिम्मेदारी तो है, आप कैसे उस जिम्मेदारी से भाग सकते हैं? लेकिन सर ये तो मानेंगे कि जो बच्चे जो पढ़ेंगे उनका दिमाग तो इतना मैच्योर नहीं होता कि तो वो ये चीज़ समझ पाए। मैं तो टीचर की भूमिका बता रहा हूँ ना, तो टीचर को केवल वो फैक्ट्स बता दें ये तो जिम्मेदारी नहीं है ना। यू हैव टू डिस्कस इट। और मैंने तो बताया ना कि जिम्मेदारी का क्या मतलब है भाई। जिम्मेदारी ये है कि आप नेतृत्व में थे
और आपके सामने ये हुआ, आप उसको अवॉइड नहीं कर पाए, तो प्लीज टेक दिस मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इसमें तो मैं अगर कांग्रेस पार्टी में होता उसका स्पोक्स पर्सन, तो मैं कहता कि हम ये तो बिल्कुल ठीक है, हम उसमें अवॉइड नहीं कर पाए। आज की तारीख में अगर, लेकिन ऐसा होता नहीं, ऐसा होता पॉलिटिक्स की आप बात तो करें, इसके चाहे लिए वो कांग्रेस हो या बीजेपी मॉरल या कोई करेज भी। आज के जमाने में है नहीं ना प्रियंका जी, यही तो प्रॉब्लम है। अब आप ये बताइए कि पूरा जो अक्साई चीन है वो चीन के पास चला गया, तो आज अगर ये हम इतिहास में क्या पढ़ाएंगे कि वो क्यों हुआ, व्हाट विल वी टेल? तो हम तो यही कहेंगे ना कि प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू थे और उनके रहते हुए ये हो गया। सवाल ये है कि हमारा स्लांट क्या है? हमारा स्लांट अक्यूजेटरी है या हमारा स्लांट फैक्ट स्टेटिंग है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट जी। लेकिन ये बताइए कि अगर हम सिर्फ इसी टॉपिक पे वापस आते हैं कि अगर हम बात करते हैं कि वो जो विभाजन की हम बात कर रहे हैं उसके लिए अंग्रेज या फिर जिन्ना, अगर यही दो मेनली जिम्मेदार हैं, तो अगर हम इसको ऐसे ही रखते तो फिर क्या? हाँ बिल्कुल हम रख सकते थे। देखिए ये मैं तो यही कह रहा हूं कि अब तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये पढ़ाया जाएगा तो उसको कैसे पढ़ाया जाए, मैं आपको ये बता रहा हूं कि हाउ नॉट टू क्रिएट एन आइडियोलॉजिकल डिफरेंस। बट ऐसा होगा नहीं, ऐसा होगा नहीं। तो इसके लिए ये बहुत आवश्यक है कि इसमें कुछ क्लैरिफिकेशन होना चाहिए, क्योंकि देखिए कांग्रेस उस समय नेतृत्व में थी, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। और कांग्रेस के हम तो मानते हैं ना कि वह उनकी एक जिम्मेदारी थी और सब, लेकिन ये कहना कि भाई उसके लिए आप जिम्मेदार हैं, जिस तरह की सिचुएशन उसके लिए आप जिम्मेदार हैं का मतलब ये है कि यू हैव ए स्टेक इन द पार्टीशन, ये एक आइडियोलॉजिकली करेक्ट चीज नहीं होगी। बिल्कुल, क्योंकि देखिए हालात भी देखने पड़ेंगे ना, जिस तरह के हालात थे वहाँ पे आपकी आजादी ही सबसे बड़ा आपका जो मेन मकसद था कि किसी तरीके से व्हाट हैपेंस अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस, द कॉन्टेक्स्ट इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए मैं अब तो यही चाहूँगा कि जो हिस्ट्री के पढ़ाने वाले हैं, ये कुछ काम तो टीचर्स का भी होगा ना, कि जैसे मैंने बताया वो आपको उदाहरण दिया कि पानी नहीं पीने वाला, अब उसमें सीधे सीधे टीचर ये कह दे कि हाँ भाई इन्होंने नहीं पीने दिया, तो दैट इज ट्रिवियलाइजिंग द होल थिंग। सो और दूसरी चीज़ की उस समय की कांग्रेस और उनके जो स्ट्रगल्स थे, उन्होंने क्या क्या किया और फिर भी वो ये नहीं रोक पाए, दैट इज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। तो मेरा ये है कि अक्यूजेटरी ना हो करके वो एक फैक्ट स्टेटमेंट हो, लेकिन वो एक ऐसे सुंदर ढंग से बच्चों के पास जाना चाहिए कि बच्चों में आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस ना हो। जी बिल्कुल। हिस्ट्री से थोड़ा अलग बात करते हैं। एक और चेंज, एक से दो चेंज और हुए हैं जिसको कि माना जा रहा है कि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो शायद डार्विन की थ्योरी है, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, उसको प्रॉब्ली हटाया गया, आई एम नॉट श्योर, बट ऑफ कोर्स आप बेटर जवाब दे पाएंगे। तो डार्विन की थ्योरी है और दूसरा पीरियोडिक टेबल है। तो ये दोनों चीज़ें क्या इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, खासकर अगर हम थ्योरी की बात करें, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, तो क्या वो इंपॉर्टेंट? मैं उसके बारे में बहुत विश्वास के साथ तो नहीं बता सकता, लेकिन इतना ज़रूर बताऊंगा कि अभी हम जो भारतीय ज्ञान परंपरा की बात कर रहे हैं, तो जैसे ये पीरियोडिक टेबल है, प्लेनेटरी कैलकुलेशंस हैं, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है, इसकी हमारी एक मान्यता है और ये चीज़ें हमें स्कूलों में नहीं पढ़ाई जाती। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमें ये बताया गया कि शायद ये पिछले 100 वर्षों या 200 वर्षों की खोज है और एक वेस्टर्न थियरी से आया है, जबकि हमारे यहाँ तो 5000 वर्ष पहले ये चीज़ बता दी गई। आप एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूँ। एक मैस्लो की थियरी पढ़ाई जाती है, सभी टीचर्स इसको पढ़ते हैं और सभी साइकोलॉजी के विद्यार्थी पढ़ते हैं। और मैस्लो की थियरी ये है कि हमारा जो हायरार्की ऑफ नीड्स हैं, तो एक छोटे बच्चे को उसको भूख और प्यास, फिर उसके इमोशनल नीड्स हैं, फिर उसकी बिलोंगिंगनेस है, फिर उसकी सिक्योरिटी की नीड्स हैं, फिर उसके हायर ऑर्डर नीड्स आते हैं जिसमें कि फिर वो अपने आप को अंग्रेजी में उसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बोला जाता है। ठीक है, अब ये मैस्लो की थियरी है। आप 100 में पूछ लीजिए, बीएड के स्टूडेंट्स को पूछ लीजिए, टीचर्स को पूछ लीजिए, 99 लोग बताएंगे यस दैट्स अ ग्रेट थियरी, दिस इज अ थियरी, दिस इज व्हाट आई नो। हमारे यहाँ तैत्तिरीय उपनिषद में पंचकोश विकास की बात की गई, दैट लाइफ डेवलप्स इन 5 शीट्स। पहला हमारा जो है अन्नमय कोश है, दूसरा प्राणमय कोश, फिर मनोमय, फिर विज्ञानमय, और फिर चौथा है आनंदमय कोश। यही तो है मैस्लो की थ्योरी। तो हु शुड बी क्रेडिटेड फॉर दिस? ये हमारा कॉलोनाइजेशन जो हुआ,
तो हमने उसको छोड़ दिया। आज अगर हम ये बात बता रहे हैं, आप तो बहुत अच्छी हैं, आपने हमारी बात मान ली, दूसरे से कहीं बात करिए तो वो तो कहेंगे ये क्या बता रहे हो आप, एंड दे विल नॉट हैव दैट सेंस ऑफ प्राइड इन देम। ये भी कोर्स करेक्शन की ज़रूरत है। तो इसीलिए जो एक हम विकसित भारत का सपना लेके चल रहे हैं, उसके 4 पिलर्स हैं जिस पे वो विकसित भारत खड़ा है। और वो 4 पिलर्स में से पहला पिलर यही है कि हाउ फास्ट वी कैन डीकॉलोनाइज आवरसेल्व्स। सेकंड, हाउ फास्ट वी कैन गो टू आवर रूट्स एंड हेरिटेज। तीसरा है हाउ फास्ट वी कैन एम्ब्रेस डाइवर्सिटी ऑफ दिस कंट्री। और चौथा है हाउ फास्ट वी कैन रिक्लेम दैट कैरेक्टर बिल्डिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। जब ये 4 चीज़ें होंगी तो विकसित भारत का हम सपना देख सकते हैं। तो जो कुछ प्रयास अभी किए जा रहे हैं, मैं बेनिफिट ऑफ डाउट के हिस्से में ये डालना चाहूँगा कि वो रूट्स में जाने के लिए जो एक एंग्जाइटी है, और जो कि बड़ी करेक्ट एंग्जाइटी है, उसमें ये सारी नई नई चीज़ें आ रही हैं जो कि हमें थोड़े समय के लिए अनसेटल कर सकती हैं एट ए पॉलिटिकल लेवल, बट एट द लेवल ऑफ नॉलेज, at the level of decolonization, at the level of going back to our roots, you will find that it is perfectly fine. सर, चूँकि आपने बात की वैल्यू सिस्टम की, एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया कि वैल्यू सिस्टम की बात जब करते हैं तो आपने इतना लंबा आपका एक्सपीरियंस रहा है, इतने सारे बच्चे हज़ारों की तादाद में आपके स्कूल से निकले हैं। आज की डेट में अगर हम बात करें, अपूर्वा मखीजा, मैं नाम लेकर बात करूंगी, ठीक है, समय रैना, जैसे कुछ नाम है। अब जब हमने संस्कारों की बात की थी तो इस तरह के जो नाम है जो कि आप देखते हैं कि रातों रात एक फेम पर पहुंच जाते हैं, अर्निंग की बात करेंगे तो करोड़ों में अर्न करते हैं। तो ऐसे में पहला सवाल तो ये आता है कि अगर ये लोग आपके स्टूडेंट होते तब आपका रिएक्शन क्या होता? बेहद शर्मिंदगी होती, बेहद शर्मिंदगी होती। आप ये तो बहुत बड़ी बात आप कह रही हैं, छोटी सी बात भी अगर हो जाए और अगर कोई बच्चा जो है रेड लाइट को जंप कर गया और ये अखबार में आ गया कि वो इस विद्यालय का विद्यार्थी है, तो एज ए प्रिंसिपल मुझे बड़ी शर्मिंदगी होगी। और मैंने उसके जीवन में क्या योगदान दिया, इस पर मैं खुद ही प्रश्न चिन्ह लगाऊंगा। लेकिन प्रियंका जी, एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ कि हमें अपने बच्चों को उनके रोल मॉडल्स का चुनाव भी, वो भी संस्कारों से आता है। मैं आपको एक जज साहब का किस्सा सुनाना चाहूँगा। अपने बच्चे को लेके वो जा रहे थे, ड्राइव कर रहे थे, रेड लाइट पे वो खड़े हो गए और उनका बच्चा देखा कि कुछ गाड़ियाँ जंप करके चली जा रही हैं। उसने पूछा, पापा आप क्यों खड़े हो, आप भी चलो। जज साहब बड़े पशोपेश में पड़ गए और अचानक उन्होंने पीछे देखा और उनको एक चेतना, स्वचेतना आ गई और उन्होंने अपने बच्चे से कहा, बेटा कितने लोग गए हैं अभी? पापा 2 मिनट हुआ है, करीब 2-3 लोग चले गए हैं। उन्होंने कहा, बेटा पीछे देखो जरा। और पीछे जब उसने देखा तो 100 से ज़्यादा गाड़ियाँ खड़ी थी। तो उन्होंने कहा, बेटा हम उनको फॉलो करें या जो 100 लोग पीछे खड़े हैं उनको फॉलो करें? आई थिंक दिस इज द स्टोरी। और सवाल ये है कि ये जो एक थोड़े समय का जो ये जिसे हम सफलता कहते हैं, शोहरत कहते हैं, ये बड़ा क्षणिक होता है जी। और ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, ये फुलफिलिंग नहीं जी, ठीक है कि नहीं? जो वैल्यू सिस्टम है ना, वही आपको सस्टेन करता है। और जो असली शोहरत है, विद्वत्ता है, फेम है, धन है, वो सारी चीज़ें जब एक नीति में बदलती हैं, राइटियसनेस में बदलती हैं, तो आपके जीवन में फुलफिलमेंट आता है। हमें अपने बच्चों को ये बताना। ये जो अभी आपने कहा, इस पे एक इंसिडेंट मैं भी शेयर करूंगी आपके साथ जी। मैंने कहीं पढ़ा था, एक आईआईटी का स्टूडेंट है, तो उसने लिखा कि देखिए मैंने आईआईटी क्लियर करने के लिए पहले 4-5 साल मशक्क़त की अपनी ज़िंदगी के, पढ़ाई की, उसके बाद मेरा सिलेक्शन हुआ, फिर मैंने अपनी स्टडीज़ में 4-5 साल गंवाए, उसके बाद मैं अब जॉब कर रहा हूँ और बहुत ही अच्छी जॉब कंसिडर की जाए तो भी मुझे 1-1.5 लाख रुपए अगर आपकी स्टार्टिंग होती है तो बहुत अच्छा माना जाता है, राइट? और वही उन्होंने सेम जो एक प्लाइट कह लीजिए, जो आपने अभी बात की कि जो इस तरह के हम एथिक्स की बात करते हैं और मेहनत की बात करते हैं वो सब, तो उन्होंने बोला कि एक दूसरा अगेन अपूर्वा मखीजा का ही शायद उन्होंने नाम उसमें लिखा था, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, बट लिखा था कि एक दूसरी लड़की है जो इन्फ्लुएंसर है और वो छोटे कपड़े पहनती है, एब्यूसिव, सीधा गाली,
गाली देती हैं, खराब भाषा का इस्तेमाल करती हैं। वो एक साल का 80 करोड़ रुपए कमाती हैं, शायद उससे भी ज़्यादा रहा होगा अमाउंट, एग्जैक्टली याद नहीं है। तो अब उन्होंने कहा कि देखो मुझे मुश्किल से इतनी मेहनत, इतनी कोशिश करनी, इतने साल देने के बाद भी 600 लोग भी नहीं जानते होंगे, और जिस किसी का मैं जिक्र कर रहा हूँ उसको हज़ारों लाखों लोग जानते हैं और लोग फॉलो कर रहे हैं, लोग उसको पसंद कर रहे हैं, कॉमेंट्स कर रहे हैं। अब आप बताइए मुझे ऐसे में फ्रस्ट्रेशन क्यों नहीं होगी? बहुत बहुत अच्छा सवाल है, और एक ख़ास तौर से यंग ग्रोइंग माइंड के लिए तो इससे बढ़िया कोई दुविधा हो ही नहीं सकती ना। अब सवाल ये है, दो चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ। पहला कि जीवन में कोई भी चीज़ अगर आसानी से मिल जाए, वो उतनी ही आसानी से उसका क्षय होगा, उतनी ही आसानी से वो जाएगा। फिर उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो अभी पूछने वाले ने नहीं देखा कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। अगर वो कॉन्सिक्वेंसेस पता लग जाए, और वो होंगे भी, होते भी हैं, तो फिर आप एक दफ़े दहल जाएंगे, फिर आप कहेंगे नहीं यार इसको छोड़ दो। दिस इज़ वन आस्पेक्ट ऑफ इट। द सेकेंड आस्पेक्ट है, क्या उस बच्चे की पढ़ाई में, उसके जीवन में, सीधी सी बात यह है कि हमारी एंशिएंट परंपरा में शिक्षा को कभी भी जीविका से नहीं जोड़ा गया। इट इज़ नॉट कनेक्टेड विथ लाइवलीहुड, जिसको हम बोलते हैं। बट सर मॉडर्न टाइम में तो I'm just coming to that. I'm coming to it. It is connected with life. Okay. लाइफ में लाइवलीहुड भी है, बट उस लाइफ में से लाइवलीहुड को आप अलग करके और केवल शिक्षा और लाइवलीहुड करें, प्रॉब्लम वहां पे। ये समझना और ये समझाना बड़ा आवश्यक है। तो इसलिए शिक्षा हमारे लिए लाइफ, और लाइफ क्या है? सेवा, संस्कार और समर्पण। तो अब मुझे इसको एक उदाहरण, अगर अब थोड़े समय के लिए लग रहा हो अरे यार ये तो बड़ी आदर्श सूचक है और ये है, तो आप ये बताइए, मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ कि वो क्या गुण और संस्कार हैं कि एक 20 साल का बच्चा, 20 साल का या 19 साल का, हंसते हंसते इस बात की शपथ लेता है कि मैं इस देश के लिए कुर्बान हो जाऊंगा। सैनिक की बात कर रहे हैं। तो क्या ऐसे बच्चे नहीं हैं देश में? आपने कारगिल में नहीं देखा, आपने ऑपरेशन सिंदूर में नहीं देखा। तो वो उनके अंदर वो कौन से संस्कार हैं कि उन्होंने तय कर लिया, शपथ ले ली कि आई विल डाई फॉर द कंट्री। तो एक जीवन में हायर पर्पस लाना बहुत आवश्यक है। और ये 2, 4, 6, 140 करोड़ का देश है। 300 मिलियन यानी 30 करोड़ बच्चे इस देश में स्कूल में जाते हैं। 30 करोड़, 300 मिलियन, आप समझें इस बात को। और वहाँ से आपको 4 उदाहरण अगर मिल जाए, 5 मिल जाए, तो क्या वो हमारे रोल मॉडल होंगे? दिस माई स्टैंड। बट एक चीज़ और भी मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ कि यह आर्ग्यूमेंट के लिए बड़ा अच्छा है कि उसको 1 साल में 40 करोड़ मिल गए, लेकिन मैं अगर ये आज कहूँ किसी बच्चे से कि ठीक है, दैट इज़ एन ऑप्शन, गो एंड डू इट, विल दे डू इट? They will not do it. Everybody cannot do it. Nobody in their senses, with whatever value system they have, they can't go and choose that as a career. It has happened, unfortunately. उससे भी ज़्यादा अनफॉर्चुनेट ये है कि जो लोग उस चीज़ को अपोज नहीं कर रहे, जो उसको प्रोटेस्ट नहीं कर रहे, जो उसको पूरी हिम्मत के साथ ये नहीं कह रहे हैं कि ये गलत है, प्लीज डोंट डू इट। Somebody has to do that. That is my stand. Okay. परफेक्ट। और ये जो आपने कहा कि somebody has to do that, तो ये somebody कौन होगा? Yes, तो पेरेंट्स हैं, सोसाइटी है जहाँ उसकी पढ़ाई हुई होगी, somebody is there in their life, isn't it? अगर कुछ नहीं है तो मैं ये कहता हूँ कि ये इतने दिनों से जो चल रहा था, दूरदर्शन ने या और किसी मीडिया ने इसके ऊपर बहस क्यों नहीं की, डिबेट क्यों नहीं किया? क्या ये डिबेट का विषय नहीं है कि एक बच्चा जो है गालियों के माध्यम से प्रसिद्धि मिल रही है उसको, धन मिल रहा है उसको, और ये समाज में किस तरह का प्रभाव छोड़ रहा है, इसके ऊपर डिबेट नहीं होना चाहिए इस देश में? सर इस पे तो एक्चुअली थोड़ी बात तो हुई है, जिस टाइम पे ये जो कंट्रोवर्सी आई थी, राइट, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द ग्रोथ ऑफ इन्फ्लुएंस, तो ये कहीं नहीं डिबेट में आया। ये तो पकड़े जाने पे और उसके बाद अब ये हो रहा है कि ये सोसाइटी के लिए गलत, कहते हैं एक्सट्रीम हो गया, तो तब जाकर फिर आपने बोला ये तो वही हुआ ना कि देयर वाज नो लिमिट, दिस इज अ कैंसर, एंड कैंसर को भी अगर फर्स्ट स्टेज में डिटेक्ट हो जाए तो आजकल वो क्योरेबल है, जी, 4थे स्टेज में नहीं है।
तो ये तो चौथे स्टेज का केस है ना। राइट। सो ये जो एथिक्स की हम लोग बात कर रहे थे, मॉरलिटी की बात कर रहे थे, तो इसमें अगेन टीचर्स का, आपके स्कूल का, उनका कितना बड़ा रोल है? क्योंकि होता क्या है, जब बच्चे छोटे होते हैं पर्टिकुलरली, और ये तो हम सब जानते हैं कि बच्चा जब ग्रोइंग एज में होता है तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट उस पर, उसकी जो पर्सनैलिटी बनती है उसका सबसे बड़ा रोल तभी होता है। लेकिन आमतौर पर जो घर में पेरेंट्स जो कहते हैं, बच्चे जब छोटे पर्टिकुलर होते हैं तो वो ध्यान नहीं देते हैं, बड़ों को तो वैसे ही नहीं ध्यान देते हैं ऑन अ लाइटर नोट। लेकिन सीरियस नोट पर भी आप देखेंगे कि जो टीचर्स कहते हैं तो वो उनके लिए एकदम बिल्कुल ब्रह्म वाक्य होता है कि मेरे को तो यही करना है क्योंकि मेरे तो सर ने बोला है, मेरी तो मैम ने बोला है। तो क्या नहीं लगता कि आज, पहले हमारे टाइम पे होता था, मॉरलिटी की क्लासेस होती थी, ये सब होता था। अब आई थिंक बीच में तो बहुत ही कम हो गया था, फिर से शायद कुछ स्कूल्स हैं जिन्होंने स्टार्ट किया है। तो कितना इम्पॉर्टेंट हो जाता है टीचर्स का यहाँ पर ये रोल? बहुत इम्पॉर्टेंट। इसको आप जितना भी रेखांकित कर सकें करिए, क्योंकि उसका यू कांट क्वांटिफाई कि वो कितना इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट जी, बोथ इन क्वालिटी एंड इन क्वांटिटी। इसीलिए भारतवर्ष में और जगह भी, वेस्टर्न फिलॉसफी में भी, ईस्टर्न फिलॉसफी में भी अब के रोल को एक अप्रत्याशित रोल माना गया है। वो बच्चे को इन्फ्लुएंस कर सके, उस बच्चे को आप मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। आजकल हम दो चीज़ों की बड़ी मुख्य रूप से चर्चा कर रहे हैं, ख़ास तौर से राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आने के बाद, इंक्लूजन और इक्विटी। कि किसी भी बच्चे को उसके बैकग्राउंड के बेसिस पे एक अच्छी शिक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता। तो ये हमारी सरकार की जिम्मेदारी है, समाज की भी जिम्मेदारी है। और इक्विटी का मतलब ये है कि हर बच्चा अगर अलग है, चाहे वो कॉग्निशन में हो, सोशियो इकोनॉमिक हो, भाषाई अलग अलग चीज़ें हो, हर चीज़ का जो है, तो हम मल्टीलिंग्विलिज्म की बात कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हर बच्चे की जो आवश्यकता है वो उसको मिलना चाहिए। हम ये कहते हैं ना। तो अभी तक देश में क्या हुआ है 80 वर्षों में, और अभी भी हो रहा, मतलब उसमें सुधार लाने की आवश्यकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ख़त्म हो गया, कि हमने जो है शिक्षा को एक ऐसे स्तर पर ला दिया कि उसमें अगर आप समर्थ हैं तो अच्छी शिक्षा मिल सकती है, समर्थ नहीं हैं तो आपके जीवन में स्ट्रगल ही स्ट्रगल है। तो इसीलिए वो इंक्लूजन और इक्विटी की हम बात करते हैं। जबकि होना ये चाहिए कि जिनके पास नहीं है उनको ज़्यादा ज़रूरत है। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन हम कहते हैं, वो होना चाहिए। और उसी के लिए मैं आपको बता दूं कि ये राइट टू एजुकेशन एक्ट जो 2010 में आया, वो उसी के लिए आया, और जिसकी वजह से कुछ फ़र्क पड़ा है। तो विषय जो आपने चुना था उसके बारे में मैं ये बताना चाहता था कि हर बच्चे को हमें ये करना है कि उस बच्चे के अंदर हमें एक प्रकाश पुंज देखना है, लाइट इन एवरी लर्नर। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि हर बच्चे के अंदर एक परफेक्शन है, डिवाइन परफेक्शन हम जिसको कहते हैं। हम समझते हैं कि हम बहुत, हमें मालूम है, नॉलेज है, और हम उसको पढ़ा देंगे, वी विल फिल द वेसल। ऐसा कुछ नहीं है। हमें सिर्फ उस परफेक्शन को मैनिफेस्ट करना। तो एज ए टीचर वी हैव टू सी द लाइट विद इन एवरी लर्नर। तो संदर्भ उसका ये है कि एक बच्चा जो अच्छे परिवार से नहीं है, सो कॉल्ड जो डेफिनेशन है, देखने में भी कमज़ोर है, बातें नहीं कर सकता, और ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, तो दो उसकी चीज़ें, आप उसको छोड़ दीजिए। आप बड़े थोड़े से उससे अच्छे हैं तो आप कहिए नहीं भाई इतना ये कर सकता तो इसको ये करवा लो। लेकिन एक इंस्पायरिंग टीचर है, वो क्या देखेगा, इसके अंदर जो वो इन्फिनिट पॉसिबिलिटी, जो अनंत संभावनाएं हैं इसके अंदर, हम उसको एक्सप्लोर करेंगे। तो उसके लिए हमारी पेडागोजी क्या होगी, हमारा असेसमेंट क्या होगा। आज का जो हमारा असेसमेंट प्रोसेस है उसमें हम ये तय करते हैं कि तुम आज हो क्या। हम ये नहीं देखते कि तुम क्या हो सकते हो, वॉट यू कैन बिकम, नॉट वॉट यू आर। तो उसके लिए अब एक मैं उदाहरण आपको देता हूं। तो चंद्रगुप्त को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि इसके अंदर एक किंग बनने की पॉसिबिलिटीज, कोई नहीं कह सकता था। उसके सर्कमस्टांसेस और एवरीथिंग, कि उसके अंदर इतनी विविध संभावनाएं, किसने देखा ये? चाणक्य ने। और फिर क्या किया चाणक्य ने? एक ग्रूमिंग जो की, स्टेट क्राफ्ट, स्ट्रैटेजी, गवर्नेंस, आर्टिकुलेशन, ये सारी चीजें उनके ऊपर काम किया ना, वर्क किया। और वो करने के बाद
न केवल वो चंद्रगुप्त मौर्य बने और मौर्य डायनास्टी का स्थापना हुआ, बल्कि वो मौर्य डायनास्टी लगभग 150 वर्षों तक चली। यानी पूरे हमारे सिविलाइजेशन का टाइमलाइन चेंज हो गया। दिस इज द पावर ऑफ ए टीचर, जो आपने पूछा कि टीचर क्या कर सकता, एंड पावर ऑफ ए टीचर नॉट इन समबडी हु इज फ्रॉम दैट फैमिली, ऑर्डिनरी फैमिली। बट फिर चेंज क्या हुआ? क्योंकि जब हम लोग अपना भी टाइम देखते हैं, और ऑफ कोर्स आप हमसे सीनियर हैं तो आपने भी देखा होगा, पहले टीचर्स का एक अलग तरह का रिस्पेक्ट होता था, इवन सोसाइटी में भी, ठीक है, और बच्चों में भी। अभी फिर क्या होता है कि अभी आप देखते हैं कि बच्चे भी अक्सर आप देखते हैं कि वो वाली चीज़ें अब नहीं बची हैं, अब बच्चे उतना रिस्पेक्ट नहीं करते हैं टीचर्स का। तो आखिर क्या वजह है इसकी? तो यही वजह है कि हम अपने रूट से अलग होते गए, वी सिवियर्ड आवर रूट्स। तो हमारा अगर रूट था गुरु शिष्य परंपरा की, तो हम उससे अलग हो गए। हमने जो है शिक्षा को एक कमोडिटी बना दिया, टीचर को हम उस कमोडिटी का ट्रांजैक्शनल माध्यम बना दिया। और हमने जो है पिछले 80 वर्षों में हमने हार्ड वर्क को न चुन करके एक सॉफ्ट चैनल ऑफ अचीवमेंट कर लिया, शॉर्टकट। तो और इसके मैं ये भी नहीं कहना चाहूँगा कि इसमें सिर्फ समाज की गलती है, या मैं भी ये भी कहूँगा कि टीचर्स ने भी अपनी भूमिका के साथ कहीं ना कहीं समझौता कर लिया कि जो समाज चाहता है वो हम कर देते हैं। करना आपको ये चाहिए था जो समाज के लिए हितकर था। तो आज भी जो मैं आपसे कह रहा हूँ पिछले 2-3 मिनटों में यही कह रहा हूँ कि टीचर को अपनी भूमिका का एक रीडेफिनेशन ढूंढना पड़ेगा कि हमारी भूमिका केवल जा कर के यू आर नॉट ओनली अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, कि आप फिजिक्स पढ़ाते हैं, मैथ्स पढ़ाते हैं, वो आपकी एक्सपर्टीज है, जाइए करके चले आइए, ये नहीं है। एक विद्यार्थी के लिए वो एक शायद एक ज़रूरी चीज़ है, लेकिन उसके अलावा उसके व्यक्तित्व में क्या क्या निखार लाना है, वो चीज़ें आपको फोस्टर करनी। तो उसके लिए टीचर की तैयारी वो भी बहुत आवश्यक है। तो हम टीचर की कैपेसिटी बिल्डिंग और टीचर के मोटिवेशन और टीचर के लिए वो अवसर मुहैया कराना और टीचर के स्थान को रीस्टैब्लिश करना, वो सारी चीज़ें भी इसके साथ साथ आवश्यक है। यहाँ पर सर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि हम अपनी बच्चों को चाहे एज अ पेरेंट चाहे एज अ टीचर सक्सेस के लिए तैयार करते हैं लगातार डे 1 से, फेलियर के लिए कभी तैयार नहीं करते हैं। सो आई थिंक दैट इज़ द बिगेस्ट फेलियर। वो भी बहुत बड़ा लैकुना है हमारे सिस्टम में जी। तो इसीलिए हम लोग पेरेंट्स से ये बताना चाहते हैं कि फेलियर उस सक्सेस की ही सीढ़ी है, और अगर वो बच्चा फेलियर को हैंडल करना नहीं सीखेगा तो जो सक्सेस की आपकी परिभाषा है उस सक्सेस से आप एक स्थान तक तो पहुंचा देंगे। मान लीजिए कि आपका सक्सेस की परिभाषा है कि वो IIT में चला जाए, आपने IIT में पहुंचा दिया, उसके बाद तो उसे जाकर के इंजीनियर्स के साथ काम ही करना है ना। तो वहाँ जब वो लोगों के साथ काम करना है तो वहाँ पे वो सक्सेस आपकी वाली परिभाषा में कैसे फिट होगी? वहाँ पे फेलियर्स भी हो सकते हैं, आपके टारगेट्स नहीं मीट होंगे। आप APJ अब्दुल कलाम साहब का जो मिसाइल टेस्ट तो फेल हो गया था ना, तो दैट वाज ए फेलियर, एंड इफ ही वाज नॉट ट्रेन्ड टू हैंडल दैट फेलियर, तो हम और आप जो डिस्कस करते हैं वही चीज़ हो जाती ना फिर। तो ही वाज ट्रेन्ड फॉर दैट एंड देयर वाज एन इनेबलिंग एनवायरनमेंट अराउंड। उस समय जो इसरो के चीफ थे, जब वो फेलियर हो गया मिसाइल, तो उन्होंने कहा कि तुम नहीं जाओगे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहाँ प्रियंका जी आएंगी पूछने के लिए कि कैसे फेलियर हो। उन्होंने कहा कि आज मैं जाऊँगा, राइट। और जब सक्सेस मिल गई तो उन्होंने कहा कि अब तुम जाओ, नाउ इट्स योर शेयर ऑफ दिस इज योर मोमेंट, यस, है कि नहीं? तो हमें फेलियर तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि किसी की ज़िंदगी में केवल सक्सेस ही हो। जब ऐसा उदाहरण ही नहीं है तो आप क्यों नहीं इस बात को मान रहे हैं कि भाई हमें उसको फेलियर्स के लिए भी तैयार करना। एक स्वामी जी से मेरी मुलाकात हो गई इन सैफरन, और बातचीत ऐसे होने लगी, तो मैंने उनसे बातचीत होने लगी तो इन्हीं सब विषयों पे बात होने लगी ड्यूरिंग द फ्लाइट। तो उनसे मैंने पूछा कि कुछ ऐसा मुझे बताइए आप कि मैं एज ए टीचर अपने बच्चों को जाके बताऊँगा एज अ लेसन फॉर मी। तो आपको पता है उन्होंने एक छोटा सा किस्सा बताया। उन्होंने बताया कि मैं मार्क जुकरबर्ग से मिला। जी। तो मैंने कहा अरे सर क्या हुआ फिर बताइए स्वामी जी। तो उन्होंने कहा कि मैंने उनसे पूछा कि यार ये बात बताइए आप कि आपके यहाँ तो जो लोग अप्लाई करते होंगे ना जॉब के लिए, तो वो तो दुनिया के टॉप ब्रेन्स होते होंगे ना,
और सबका सीवी और क्रेडेंशियल्स और ट्रैक रिकॉर्ड कैसे आप कंपेयर करते हैं, एंड हाउ डू यू चूज वन ऑफ देम? तो आपको पता है, उन्होंने बताया कि मार्क जुकरबर्ग साहब ने बोला मुझसे कि वो सब तो हमारे पास है, वो तो हम रख देते हैं ऐसे ही, हम तो सिर्फ एक सवाल पूछते हैं जो शॉर्ट लिस्टेड लोग, वन क्वेश्चन एंड 15 to 20 minutes टाइम, प्लीज डिस्क्राइब ए फेलियर इन योर कैरियर एंड हाउ यू हैंडल्ड इट। सी, मैं आपको लेटेस्ट बता रहा हूँ जिसपे कि हम लोग इस समय काफ़ी काम कर रहे हैं। 2 साल या 3 साल पहले टेस्ला कंपनी, जो इलन मस्क की कंपनी है, सब लोग जानते हैं उनको, उन्होंने एडवर्टाइज़ किया कुछ पोजीशंस, और उसमें जो टॉप फाइनलिस्ट थे उनका इंटरव्यू एलन मस्क ने खुद लिया। और वो लोग सेलेक्ट हो गए, सब कुछ हो गया, स्क्रीन हेवीली। तो एक बार उनसे पूछा गया कि भाई आपने क्या देखा लोगों के बीच में? यू विल बी सरप्राइज टू नो प्रियंका जी, उन्होंने कहा कि 4 चीज़ें देखी हमने, जिसमें से चौथी चीज़ तो मुझे बताया गया, तो मुझे मालूम था, तो वो मुझे देखने की ज़रूरत नहीं थी। ऊपर से 3 चीज़ें हमने देखी। क्या? नंबर 1, कैरेक्टर ऑफ द कैंडिडेट। नंबर 2, वैल्यूज एंड एटीट्यूड, इमोशंस, रिलेशनशिप। थर्ड, ability of the candidate to apply the knowledge and skills which he or she has gained। और चौथा वही knowledge and skill था। तो अब आप बताइए, हम क्या कहते हैं कि नॉलेज, स्किल्स, डिग्री, डिप्लोमा, क्रेडेंशियल्स वो टॉप पे हैं। नो मोर, नो मोर। फर्स्ट इज कैरेक्टर बिल्डिंग, बिकॉज दैट इज इंपॉर्टेंट। हाउ यू रिलेट टू पीपल, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। चलिए, तो आप ये बताइए कि आपके हिसाब से कैरेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो कैरेक्टर में सबसे आपके हिसाब से क्या चीज़ें होनी चाहिए किसी इंसान के अंदर उसका कैरेक्टर गढ़ने के लिए? तो नंबर 1 कैरेक्टर इज इंटीग्रिटी ऑफ पर्पस, नो कॉम्प्रोमाइज विद दैट। तो हमारा कैरेक्टर इज अ जेनेरिक नेम फॉर द वैल्यू सिस्टम दैट यू हैव ग्रोन अप विथ। लाइफ में हर आदमी को ऐसे सिचुएशंस आएंगे जहाँ पे आपके 2 चॉइसेस होंगे। नंबर 1 इज कॉम्प्रोमाइज, इससे कॉम्प्रोमाइज कर लो, विच इज सॉफ्ट ईजी ऑप्शन। बट दोज हु डू नॉट डू दैट, उनके लिए ऑप्शन क्या है? कैरेक्टर। द कैरेक्टर विल डिटर्मिन whether I will compromise or not. That is the highest form. Okay. But then, of course, how do you empathize? You know, what is your view about other people? That's very important, you know. ओके, सो अगर एक लाइन में मैं आपसे पूछूं कि एजुकेशन सिस्टम जो हमारा है उसका मकसद क्या होना चाहिए? एक कामयाब इंसान को तैयार करना या फिर एक खुशहाल इंसान को तैयार करना? देखिए, बहुत अच्छा सवाल ये है, लेकिन इसके पहले हमें डिफाइन करना पड़ेगा ना कि हम अगर कहें कामयाब हैं तो कामयाबी से हमारा क्या मतलब है, और अगर खुशहाल हैं तो खुशहाली से हमारा क्या मतलब है। तो मैं खुशहाली को यूँ मान के चलूँगा कि हम फुलफिल्ड महसूस कर रहे हैं कि नहीं, जो भी हम कर रहे हैं उसमें हमें आत्म सुख मिल रहा है कि नहीं, एम आई फीलिंग फुलफिल्ड, वो हमारी खुशहाली होगी। यही है ना उसका। और कामयाबी का जहाँ तक सवाल है, कामयाबी में 3-4 चीज़ें आती हैं भाई। आपको एक धन सुख भी चाहिए, एक समृद्धि चाहिए, वैभव चाहिए, प्रसिद्धि चाहिए, यही तो कामयाबी के वो हैं। बिल्कुल। तो इन चीज़ों को बड़ी खूबसूरती से बताया गया है भगवत गीता में, और उसमें ये बताया गया है कि ये बिल्कुल जायज़ ख्वाहिश या इच्छा है लोगों की, इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं। ये हर आदमी को ये चाहत होनी चाहिए और ये उसको मिलेगी जी। ये मिलेगी भी उसको, लेकिन उसकी 2 शर्तें। पहली शर्त ये है कि उसका उद्देश्य बड़ा महान होना चाहिए, हायर पर्पस, और दूसरा है उसके अंदर वो सारी कुशलताएं होनी चाहिए, कौशल, स्किल्स। तो भगवत गीता में यह कहा गया है, यत्र योगेश्वर कृष्णो। तो कृष्ण को, योगेश्वर कृष्ण को यहाँ पे हायर डिवाइन पर्पस माना गया, जो हमारे प्रैक्टिकल लैंग्वेज में कि हम लोगों का भला चाहते हैं, हम देश का भला चाहते हैं, हम विश्व में शांति चाहते हैं। दैट इज द यत्र योगेश्वर कृष्ण। तो ये तो हायर पर्पस हो गया।
यत्र पार्थो धनुर्धर, जी। तो पार्थो तो अर्जुन हो गए, तो ये नहीं कहा गया यत्र पार्थो, पार्थो के साथ क्या जोड़ा गया है? धनुर्धर, यानी यू आर दक्ष इन योर विद्या, इन योर कौशल। तो कौशल और हायर पर्पज ये दोनों अगर मिल गया, तत्र श्री वैभव, ये सारी चीजें जो हम बता रहे हैं वो सब है वहां पे। जी, राइट। सो आप तो ये आपका सवाल जो था कि ये कामयाबी और खुशहाली वाला, तो यही चाहिए हमें, और कुछ चाहिए नहीं। लेकिन जब हम इसको प्रीफेस कर दें या प्रीफिक्स कर दें एक हायर पर्पस से और अपने जीवन में वो सारे कौशलों को लाने की, तो वो तो होगा, इनएविटेबल है, वो होगा। राइट। नहीं, लेकिन फिर भी अगर मैं सिंपल थोड़ा सा आसान भाषा में मैं उसको डिकोड कर दूंगा, आप बताएं। तो मैं वही जानना चाहूँगी कि अगर दोनों में से एक चूज़ करना हो, कामयाबी से मतलब हम लोग जो बात कर रहे हैं, जो आपने बताया एग्जैक्टली वही, कि एक आपके पास अच्छा करियर हो, नाम हो, शोहरत हो, पैसा हो, और एक है कि किसी के पास मान लो ये सारी चीज़ें भी हैं, उसके बाद भी वो इंसान उतना खुश नहीं है, जो कि आमतौर पर होता भी है। और दूसरा है कि नहीं, ये सब चीज़ें भी नहीं है, लेकिन बंदा जानता है कि कैसे उसे अपनी ज़िंदगी को खुश में, मतलब ज़िंदगी में खुश रहना है। तो इन दो में से क्या चूज़ करना? यस, तो थोड़ा सा मैं इसका एक्सप्लेन करके मैं बता देता हूँ, और मैं आपका उत्तर दूंगा। आई मीन, मैं इससे स्केप नहीं कर रहा हूँ जी, लेकिन ये क्लैरिफिकेशन मैं इसलिए दे रहा हूँ कि मेरे उत्तर को अन्यथा ना लिया जाए। तो पहला तो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन वो दिया। दूसरा मैं ये कह रहा हूँ कि मैं थोड़े समय के लिए कहता हूँ कि खुशहाली इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। ओके, खुशहाली इज़ मोर। तो खुशहाली मैंने बोला ना, ये फुलफिलमेंट है। अब सवाल ये है कि वो फुलफिलमेंट आपको कैसे आता है। तो अगर किसी को वो फुलफिलमेंट रोज गाय को चारा खिलाने से आता है, दैट इज ऑल्सो फाइन। लेकिन वो फुलफिलमेंट आप किसी को किसी बड़ी कंपनी का सीईओ बन के होता है, तो वो भी ठीक है। परफेक्ट। तो फुलफिलमेंट इज फाइन, वही हमारा उद्देश्य है। लेकिन वो कामयाबी को अगर हम ये मान लें कि नहीं, हमें तो बस 10 गाड़ियां ही चाहिए, और 10 मिल गई तो नहीं, अब मुझे 12 ही चाहिए, तो फिर यू आर नॉट एबल टू डिफाइन इट, यू आर नॉट एबल टू डिफाइन इट। तो आपका हायर पर्पस नहीं मिल रहा है, तो इसलिए वो आपकी कामयाबी की डेफिनेशंस बदलती जा रही हैं। राइट। तो शायद आपको वो खुशहाली भी नहीं मिलेगी, बिकॉज यू आर शिफ्टिंग योर गोल पोस्ट। तो आई वुड resolve to say that खुशहाली is more important, but the meaning of खुशहाली is fulfillment. Right. क्योंकि बात हम बच्चों की कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स आपका इतना लंबा एक्सपीरियंस है। हाल फिलहाल कुछ ऐसे केसेस देखने में आए, मीडिया में भी हमने छपे और देखा, या टीवी पे हमने देखे कि बच्चे स्कूल के अंदर जाते हैं, इस तरह की चीज़ें, गन, चाकू, ये सारी चीज़ें लेकर के जाते हैं, आपस में लड़ पड़ते हैं, एक दूसरे को मार देते हैं। आखिर ये कैसी जनरेशन हम लोग बना रहे हैं या हमारे सामने आ रही है? अब इसके लिए भी जानना चाहूँगी कि कल्प्रिट कौन है? एजुकेशन सिस्टम, वैल्यूज़, पेरेंट्स, टीचर्स, या फिर कुछ और है जो कि मेन कल्प्रिट है सबके पीछे? एक टोयोटा कंपनी जो है जापान की, उनके यहाँ जो वैल्यूज़ ट्रेनिंग या मैनेजमेंट ट्रेनिंग जो कहते हैं, उनके यहाँ एक प्रिंसिपल है, वाई, WHY, ओके, वाई दिस। और वो कहते हैं कि इफ़ यू वांट टू फाइंड अ सोल्यूशन टू दिस, यू हैव टू आस्क दिस वाई 5 टाइम्स। ओके, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ आया तो मुझे 1 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। वाई? बिकॉज माई कार कुड नॉट क्रॉस अ ओपन मैनहोल। ओके, वाई? बिकॉज समबडी डिड नॉट पे अटेंशन और एक मैनहोल को खुला छोड़ दिया। वाई? द पर्सन रिस्पॉन्सिबल डिड नॉट डू हिज और हर ड्यूटी। तो करते करते हम पहुंच गए ना वहां पे। तो एक्चुअली क्या वजह, फिर हम वहां पहुंचेंगे। तो ये जो वाई, क्रिटिकलिटी ऑफ वाई इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब आप ये बताइए कि अगर एक बच्चा गन लेके आता है, वाई? उसके घर में गन अवेलेबल है। वाई? घर से अलग भी हो सकता है, घर में नहीं हो। तो कहीं से भी लेके आए, तो हम शिफ्ट कर दीजिए उसको कि वहां से लेके आया। वहां बच्चा क्यों पहुंचा? वाई? व्हाट डिड, हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चाइल्ड गोइंग एंड प्रोक्योरिंग दैट गन? और 5 साल का और 10 साल का बच्चा कहाँ से गन लेकर के आएगा? कोई दुकान से तो लेके आएगा नहीं।
कहीं ना कहीं उसके एक्सेसिबल, अगर उसके पिताजी के पास नहीं हो तो मामा जी, नाना जी, चाचा कहीं तो होगा ना वो। तो वी हैव टू गो टू दैट व्हाई, देन ओनली विल बी एबल टू गिव दिस आंसर। बट एट द रूट ऑफ इट यही है कि इट इज द नेग्लिजेंस ऑफ समवन हु इज मोर रिस्पॉन्सिबल देन द चाइल्ड। अब उस नेग्लिजेंस का रिस्पॉन्सिबल फैमिली भी हो सकती है, सोसाइटी भी हो सकती है, ये भी हो सकता है कि किसी दूसरे फैमिली ने उसको वो कर दिया हो कि तुम ले जाओ, ये करो, कुछ भी हो सकता है ना। अब हम उसके इन्वेस्टिगेशन में तो है नहीं, तो हम तो सिर्फ वाइज आस्क कर रहे हैं, तो हमारे 5-6 वाइज के क्या आंसर आते हैं। दिस नंबर 1। नंबर 2, अब स्कूल, सम पीपल विल टेंड टू फोकस देयर अटेंशन कि अब भाई स्कूल में देख लें क्या हो गया। अब सवाल ये है कि मैं डिफेंड तो नहीं कर रहा हूँ स्कूलों को, लेकिन स्कूल्स आर नॉट द प्लेसेस ऑफ फ्रिस्किंग। अब वो फ्रिस्किंग की जगह तो नहीं है ना। तो या तो अब हम एक सिस्टम बना लें कि हर बच्चा, 2000 बच्चे हैं स्कूल में, मॉर्निंग में उसकी फ्रिस्किंग होगी, और फ्रिस्किंग होकर भी हवाई जहाज में भी लोग लेके पहुंच जाते हैं। तो मेरे ख्याल में हम इसके टेक्निकलिटी में ना जा करके इसके प्रिकॉशनरी एस्पेक्ट में जाएं कि वो पेरेंट की जिम्मेदारी घर पे वो ले ले, कुछ जिम्मेदारी हम स्कूल में ले लें कि भाई बच्चों के अंदर क्या चल रहा है, कुछ न कुछ हमारे तंत्र में ऐसी व्यवस्थाएं हों कि बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं से एक टीचर का अलर्टनेस हो। हमारे स्टूडेंट काउंसिल्स होती हैं, हमारे नॉन टीचिंग स्टाफ हैं, वो भी बच्चों के साथ ट्रैवल करते हैं, बसेस में जाते हैं, आयाज होती हैं, दीदीज होती हैं। तो एक ये अलर्टनेस हमें कहीं ना कहीं होनी चाहिए, जिससे कि हम इस तरह की घटनाओं को देखभाल कर सकें इसकी। जी, इससे पहले कि हम अपनी जो बातचीत को आगे बढ़ाएं, एक सवाल और मैं आपसे जानना चाहूँगी। कोई ऐसा एग्जाम्पल आप हमें बताएं जिसमें कि कोई बच्चे ने कुछ ऐसा मतलब लगा कि जो नहीं करना चाहिए था, कुछ इस तरह की चीज़ें रहीं, और फिर आपकी गाइडेंस में उस बच्चे के अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला। आपकी मतलब आप अपना भी दे सकते हैं उदाहरण, किसी और टीचर का भी दे सकते हैं, किसी और प्रिंसिपल का भी दे सकते हैं। मेन मकसद ये है कि आपका जो टीचर का रोल है उससे कैसे किसी बच्चे का आप यहाँ से यहाँ, और आप समझें कि उसको पूरा जो ट्रांसफॉर्मेशन था वो कैसे हो सकता है। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं, लेकिन एक छोटा एग्जांपल दे देता हूँ, क्योंकि मैं बहुत स्केयर नहीं करना चाहता पेरेंट्स को। उनके अंदर हमारी बातचीत का असर एक कॉन्फिडेंस और एक ऑप्टिमिज्म पैदा होना चाहिए, एक होपलेसनेस नहीं आनी चाहिए। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल था कि हमारा एक बच्चा जो है स्कूल नहीं आया मॉर्निंग में। तो जनरली सिस्टम होता है कि भाई पेरेंट्स से पूछ लेते हैं कि भाई आज वो नहीं आया, बस में अटेंडेंस होती है, फिर क्लास में होती है। तो एनीवे द पेरेंट्स वर आस्क्ड एंड द पेरेंट्स कि वो तो निकल चुका है यहाँ से। नाउ यू इमेजिन द होल मशीनरी इज़ एक्टिवेटेड, बच्चा स्कूल में नहीं है, घर में नहीं है, और बच्चे के पास फ़ोन भी नहीं है। तो अब ये करते 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 3-4 बज गए, और वो 3-4 बजे का टाइम क्या होता है, बच्चे बड़े इंटरेस्टिंग काम करते हैं। अगर इस तरह की घटना करनी हो ना तो 4 बजे वो घर पहुंच जाते हैं, उनको लगे कि हमारे पेरेंट्स को तो पता है कि मैं स्कूल में हूँ और स्कूल के टाइम पर मैं वापस आ गया। वो नहीं देखते कि भाई बीच में हमें ये भी पता लग गया कि तुम स्कूल में भी नहीं थे। तो एनी वो घर पहुँच गया, तो सब कुछ हो गया। पता ये लगा कि वो बच्चा ऐसे ही जा करके इधर उधर समय बिताया, वो अपनी मम्मी से नाराज़ था, कुछ दिनों से टेंशन चल रहा था। तो दूसरे दिन आया वो, फिर हमने सारे टीचर्स को बोला कि कोई नाराज़ नहीं होना उससे, आप मेरे पास ही ले आना, आई वुड लाइक टू डिस्कस विद। बड़ा ब्रिलियंट बच्चा था, बड़ा प्यारा बच्चा था, आई हैड स्पेशल लव फॉर हिम। तो मैंने बुलाया उसको, मैंने कहा और क्या हाल है ये वो, तो यू एन्जॉयड द डे येस्टरडे। हाँ, तो उसको थोड़ा तो पता था, इंटेलिजेंट बच्चा था। तो घर में भी शायद डांट पड़ी होगी ना? घर में भी तो फिर उससे पहले नो, मैंने पेरेंट्स को हम लोगों ने बोल दिया कि वो आएगा, गिव हिम ए हीरोज वेलकम, प्लीज गिव हिम ए हीरोज वेलकम, डू नॉट शो एंगर, एटलीस्ट टुडे, विल सी व्हाट विल डू, लेकिन आज कुछ नहीं बोलना, क्योंकि उसमें फिर रिएक्शन हो जाता है, वो घर में आके फिर भाग सकता है। तो एनीवे फिर हमने पूछा कि भाई क्या हुआ, तुम देखो यार फ्रेंड्स, जस्ट टेल मी व्हाट डिड यू डू फॉर द होल डे एंड व्हाई डिड यू डू इट। तो उसने कहा कि सर मैं बड़ा परेशान था, मम्मी हर बात में डांटती थी मुझे, और उन्होंने मेरा मोबाइल रख लिया अपने पास। तो मैं अपनी मम्मी को ये बताना चाहता था कि, क्योंकि उससे पहला सवाल यही पूछा गया कि तुमने इन्फॉर्म क्यों नहीं किया। तो उसने बोला मेरे पास मोबाइल नहीं था तो मैं इन्फॉर्म कैसे करता। तो उसने कहा आई वॉन्टेड माई मदर टू लर्न दिस लेसन कि अगर मेरे पास मोबाइल नहीं है तो उनको कितनी तकलीफ हो सकती। दैट वॉज हिज लॉजिक। तो एनीवे फिर उसको समझाया एंड ही रियलाइज इट। हमने कहा कि देखो
थोड़े समय के लिए अगर हम मान भी लें कि तुम्हारा स्टेप ये ठीक है, लेकिन तुमने ये सोचा कि इस स्टेप के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकता है। मैं भी परेशान हुआ, तुम्हारे टीचर्स परेशान हुए, आई एम श्योर यू लव अस, और आपको ये नहीं लगा कि हम दिन भर और कोई काम नहीं कर पाए, सिर्फ तुम्हारे पीछे लगे हुए। आई मीन माई होल डे वॉज इन्वेस्टेड इन यू ओनली, एंड स्टिल आई एम एंग्शियस, आई डोंट नो वेयर यू आर, एंड थिंक ऑफ योर पेरेंट्स, एंड डू यू नो that a parent who is weak hearted can face a heart attack also in these situations. तो जैसे ही मैंने ये कहा कि पेरेंट्स का हार्ट अटैक भी हो सकता है, मैंने कहा मेरा भी हो सकता है, बहुत परेशान होके उसकी आंख में आंसू आ गए। Which means what? He loves his parents. He doesn't want any harm to happen to the parents. But at the spur of that moment, he took this decision. It is our duty to correct him. It is not our duty to be angry with him and make situation worse than this. So the moral of the whole story is, even under extreme provocation, as adults, we should not lose our cool. That's the key. That's the key. बहुत मतलब आपको तो गुस्सा आने के लिए कोई किसी वजह की जरूरत होती है क्या? We are naturally born to be angry, isn't it? Right. तो उससे आसान तो कुछ होता ही नहीं हमें. But not to be angry is a challenge. And not to be angry in a very difficult, provocative situation. Right. तो अगर ये हमें बताया जाए तो ये रोड रेजेस भी नहीं होंगी। पार्किंग के लिए आप सुनते हैं कि रोज जो है मारपीट हो जाती है। तो आई थिंक स्कूल्स कैन प्ले अ रोल इन हियर। बहुत अच्छा रहा। और चूंकि आपने बोला कि ये खासकर हमें बच्चों को सबसे पहले फेलियर के लिए तैयार करना है। दूसरा, जिस तरह की जो सिचुएशन आप बता रहे हैं, इमोशन सारे हैं, इमोशन सबके साथ हैं, सारे हैं, लेकिन किस मोमेंट पे किस इमोशन को कैसे सही तरीके से इस्तेमाल करना है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। सो इसमें भी अगेन कुछ एग्जांपल देकर अगर हम बताएं कि ऐसे डील किया जा सकता है या टीचर्स को ऐसे करना चाहिए। देखिए पेरेंट्स तो अपनी जगह पे करते हैं घर में, और इधर हम ये भी देख रहे हैं कि कई बार पेरेंट्स की तरफ से भी कुछ कमियां रह जाती हैं। शायद यही रीज़न है कि जो हमें इस तरह के केसेस देखने को मिल रहे हैं अपनी नई जनरेशन के अंदर, एक फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी के केसेस बढ़े हैं, ऑफ कोर्स बढ़े हैं। तो उसमें कहीं ना कहीं सोशल मीडिया है, उसमें ये भी चीज़ें हैं, उस पर भी हम सोशल मीडिया पे भी ज़रूर बात करेंगे। तो लेकिन टीचर्स अगर कोई एग्जांपल देकर आप बताएं कि ये वाली सिचुएशन है तो इसमें टीचर या पेरेंट का ऐसा रोल होना चाहिए। एक आपने बताया बहुत अच्छा। नहीं बहुत अच्छा। पहले तो ये है कि मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बताना चाहूँगा कि पेरेंट्स को थोड़ा अपना ट्रस्ट लेवल टीचर्स में बढ़ाना पड़ेगा। वो ट्रस्ट में बड़ी डेफिसिट आ गई है। आपने कुछ देर पहले पूछा ना कि पहले ये था अब ये है, तो उसकी एक ये भी वजह है, फॉर वॉट एवर रीजन्स, मैं उसके रीजन्स पे नहीं जाऊंगा अभी, लेकिन एक ट्रस्ट डेफिसिट हो गया। और एक पेरेंट्स का नेचुरल इंक्लिनेशन जो है डिफेंस का होता है, जो पहले नहीं होता था। पहले उल्टा होता था इसका, कि बच्चा सही में बेचारा इनोसेंट है, लेकिन पेरेंट कहते थे नहीं तुम्हारी गलती रही होगी। तो वो एक अदर एक्सट्रीम था। तो नॉर्मली ऐसा होता था कि आप पढ़ते भी कुछ होते थे, पीटीएम तो होता नहीं था। पीटीएम का मतलब ये था कि जिस दिन बुलाया गया तो कुछ ना कुछ खुराफात हुई है और आपको बुलाया गया। तो पहले तो आप स्कूल में गलत पिटते थे, फिर घर में शिकायत करने के लिए और पिटते थे। अभी क्या हो गया है कि एक ये टेंडेंसी हो गई है कि हमारा बच्चा जो है ऐसा हो ही नहीं सकता, हमने तो कभी देखा ही नहीं। अरे भाई जो चीजें पीयर्स के साथ या घर पे कर सकते, तो घर में कैसे करेगा वो? घर में तो कैसे? आपने नहीं देखा, ये आपका सौभाग्य है और ये आप सच भी बोल रहे हैं, लेकिन वो कैसे, हाउ डू यू इमेजिन कि वो आप घर में देखेंगे उसको? राइट। तो दिस इज वन। इसके पहले भी मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आज की तारीख में कोई भी पेरेंट को हाई मॉरल ग्राउंड नहीं लेना चाहिए कि मेरा बच्चा ये नहीं कर सकता। मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं, सबका बच्चा कुछ भी कर सकता है। ये मैं आपको बता रहा हूं, सबका बच्चा कुछ भी कर सकता, और ये उसको आप अपने ऊपर रिफ्लेक्शन मत लीजिए, एटलीस्ट इन दैट मोमेंट। तो कई बार हम लोगों ने देखा है कि आपने, अब प्रॉब्लम क्या होती है कि बच्चे कुछ गलत करेंगे, टीचर के सामने बड़ा डिलेमा होता है कि आपने पेरेंट को बता दिया तो या तो पेरेंट बच्चे की पिटाई कर देंगे या वो आके लड़ने लगेंगे। अब उनके समझ में नहीं आता हम क्या करें, दोनों तरफ कुआं और खाई वाली बात हो जाती है। तो उसमें बड़ा एक वो करना, तो एक तो ट्रस्ट लेवल, दूसरा आप प्लीज कीप द पॉसिबिलिटी ऑफ फैक्ट फाइंडिंग ओपन, कि हम टाइम देंगे थोड़ा। ठीक है, अगर स्कूल कह रहा, वो टीचर है हमारे बच्चे की,
प्रिंसिपल है और कुछ एविडेंसेस हैं उनके पास, वी विल बी पार्टी टू दिस इन्वेस्टिगेशन। आप अपनी बात कह लीजिए कि वी डोंट थिंक सो, बट एनीवे वी आर ओपन टू सपोर्टिंग यू, कोऑपरेटिंग विथ यू। जैसे ही हम ये कहते हैं ना प्रियंका जी, बच्चे के ऊपर बहुत बेहतरीन असर पड़ता है इसका। हम लोगों ने देखा है कि जो बच्चे ये देखते हैं कि हमारे पेरेंट्स और स्कूल्स के बीच में एक कॉर्डियल रिलेशनशिप है, उनकी ग्रोथ, उनकी लर्निंग, उनकी पॉजिटिविटी, उनके इमोशंस बहुत ही फ्लरिश करते हैं। Right. और जहाँ बच्चे को ये पता लगता है कि दे आर एट लॉगर हेड्स माई पेरेंट्स एंड स्कूल्स, वहाँ बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि उसको टीचर्स के लिए भी रिस्पेक्ट पता है और पेरेंट्स के लिए भी रिस्पेक्ट पता है। अब उसके सामने एक बड़ा डिलेमा है बिटवीन द टू इक्वली इंपॉर्टेंट रिस्पेक्ट्स, हु शुड ही और शी चूज फॉर। बिल्कुल सही। तो ये इशू है, तो हमें ट्रस्ट करना पड़ेगा थोड़ी सी, और बच्चा कुछ भी कर सकता है, इस पॉसिबिलिटी को आप एक्सेप्ट कर लीजिए एंड देन बी join hands, engage with the school and schools to engage with the parents to find what is there and then work for the reformation. एक तो मैं punitive measures को बहुत important नहीं मानता हूँ, क्योंकि वो ineffective है। हमने reform को मैं ज़्यादा important मानता हूँ, where you are working at the level of the soul and heart of the child, और वहाँ से आप transformation की शुरुआत को आगे बढ़ाना चाहते हैं। जी, बहुत बढ़िया जी। अभी हम जो बातचीत कर रहे थे तो आपने बोला था कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, राइट? इस पर चर्चा भी हो रही है कि एक देश एक विधान, ठीक। अब जो हम सब जगह पे देख रहे हैं कि सब चीज़ों में एक समानता होनी चाहिए, पूरे देश में एक ही सिस्टम होना चाहिए। एजुकेशन की बात करें तो आप देखते हैं कि CBSE बोर्ड है, ICSE बोर्ड है, देन फिर आगे स्टेट बोर्ड्स हैं तमाम तरह के, तो क्या वहाँ पर भी एक बोर्ड नहीं होना चाहिए पूरे देश में? ये लॉजिकली तो ये बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन सवाल ये है ना कि भाई हमारा संविधान है, तो संविधान अगर एक है और उस संविधान में आज की जो व्यवस्था है, एजुकेशन एक कॉन्करेंट लिस्ट में है, जिस पे सेंटर और स्टेट दोनों अपने विधि विधान बना सकते हैं, चल सकते हैं, क्योंकि हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है। पहले ये सेंटर के लिस्ट में था, लेकिन बीच में संविधान में संशोधन करके इसे एक नया कॉन्करेंट लिस्ट में लाया गया। अब हम उसकी चर्चा तो नहीं कर सकते, लेकिन आज की तारीख में वो कॉन्करेंट लिस्ट में है। और तो कॉन्करेंट लिस्ट की ये डिमांड है कि हर स्टेट का अपना एक बोर्ड है, अपना एक करिकुलम है, अपनी उनकी एक व्यवस्था है, और आज की तारीख में कुल मिलाकर के 69 बोर्ड्स हैं इस कंट्री में, स्टेट के, सेंटर के, प्राइवेट, कुछ डिनोमिनेशनल बोर्ड्स हैं, कुल मिला के 69 बोर्ड्स हैं। Oh God. अब सवाल ये है कि भारत जैसा देश जो विविधताओं का देश है, तो हम उसको एक मोनोलिथ, एकीकरण तो हम उसका कर नहीं सकते हैं, लेकिन हम कुछ प्रयास ऐसे कर सकते हैं कि जैसे अब NCERT की व्यवस्था इसीलिए की गई थी कि वो एपेक्स बॉडी ऑफ करिकुलम डिज़ाइनिंग, पॉलिसी, फ्रेमवर्क जो आप कह रही थी वो करता है। NCERT के इक्विवेलेंट्स हर स्टेट में SCRTs हैं। ये हमारी एक व्यवस्था बनाई गई है, बहुत अच्छी व्यवस्था है, तो वो दोनों मिलके काम करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन NCERT ने जो बना दिया है, SCRT एट द लेवल ऑफ द स्टेट दे कैन मॉडिफाई इट। अब वो मॉडिफिकेशन किस लेवल पे होना चाहिए, उसमें कितना पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल एम्बेडिंग होनी चाहिए, ये डिपेंड करता है, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप ही करेगा, लोकल गवर्नमेंट की अपनी आइडियोलॉजी क्या है उस पर भी डिपेंड करेगा। तो फिलहाल जो पोजीशन है वो ये है कि अभी हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत इस चीज़ को पहचाना गया, समझा गया, और हमने कहा कि अब सारे बोर्ड्स में एक इक्विवेलेंस लाने की ज़रूरत है, क्योंकि वो इक्विवेलेंस न होने की वजह से जो हमारी एक सेंट्रल एंटिटीज़ हैं, बच्चों की जॉब्स हैं, स्किल डेवलपमेंट है, यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स हैं, उस समय बड़ा एक मल्टीपल एजेंसीज बीच में आ गई हैं, तो उसके लिए एक इक्विवेलेंस, तो एक बड़ा सुंदर सा एक शब्द कॉइन किया गया है, परख। ओके। PARAKH। तो इस सरकार में जो है इस तरह के एक्रोनिम्स बड़े सुंदर सुंदर बनते हैं बाय द वे, तो परख उसमें से एक है। तो परख इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ परफॉर्मेंस असेसमेंट, जो हम एग्जाम बोलते हैं, तो परफॉर्मेंस असेसमेंट, एनालिसिस, रिव्यू ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, परख। तो इसमें क्या ऑपरेटिंग पॉइंट क्या है कि ये केवल आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं है, आपके होलिस्टिक डेवलपमेंट का परफॉर्मेंस असेसमेंट होना चाहिए, और वो थॉरली होना चाहिए थ्रू अ प्रोसेस ऑफ एनालिसिस एंड रिव्यू। तो उसके लिए जो है
अब एक 360 डिग्री असेसमेंट की बात की जा रही है। अभी तक जो हमारा असेसमेंट है वो वर्टिकल है कि टीचर्स जो है असेस कर देते हैं और केवल कॉग्निटिव असेसमेंट होता है। तो पहले तो वो होलिस्टिक हो जाएगा और अब जो है बच्चा भी अपना असेस करेगा, पेरेंट्स असेस करेंगे, टीचर्स तो करेंगे ही करेंगे और एक वो 360 डिग्री असेसमेंट है वो उसको मानते हैं। तो उसके लिए ये आवश्यक है कि सारे 69 बोर्ड्स उस पर आ जाए और उसके लिए ज़रूरी है कि आज की तारीख में उनका करिकुलम क्या है, आप उसको पढ़ाते कैसे हैं, आपके क्वेश्चन पेपर्स कैसे बनते हैं। तो उसमें एक इक्विवेलेंस की कोशिश की जा रही है और पिछले 2 या 3 वर्षों में बहुत काम हुआ है और ये सफल रहा और सारे बोर्ड्स का कोऑपरेशन मिला, जो कि मिलेगा एज ए शिक्षक में ये बात आपको कह सकता हूँ। तो एक वो समस्या में हमें काफ़ी एक सहूलियत मिल जाएगी। जो प्रश्न आपने उठाया कि ये जो डाइवर्सिटी ऑफ करिकुलम और ये है, तो वो सारी चीज़ों को एक इक्विवेलेंस के लेवल पे लाने के लिए ये प्रयास हो रहा है। भाई मैं अक्सर देखती हूँ कि स्टूडेंट में ना एक कंसर्न होता है या फिर शिकायत भी कह सकते हैं। वो अक्सर ये कहते रहते हैं यार जितना हम लोग या इवन हम लोगों ने भी जो अपने टाइम पे पढ़ाई लिखाई की उसमें से मेजर पार्ट जो है तो लाइफ में कभी इस्तेमाल नहीं होता। तो क्या हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है वो सिर्फ और सिर्फ जॉब ओरिएंटेड है, जॉब इन द सेंस कि मतलब आप कुछ भी लाइफ में मेजरली जॉब ही कह सकते हैं, और रादर देन पर्सनालिटी डेवलपमेंट, राइट, जो हम शुरुआत में भी अपनी बात डिस्कशन कर रहे थे। तो आपको लगता है कि हमारा जितना भी मकसद है, क्योंकि बहुत सारा पार्ट जो मैंने आपको बताया ऐसा होता है जो कि हम कभी ज़िंदगी में इस्तेमाल नहीं होता, जो हमने पढ़ा होता है, या तो यही ट्रांसफॉर्मेशन हमें लाने की ज़रूरत है, राइट। प्रैक्टिकल चीज़ों को शायद ज़्यादा है और NEP इसी चीज़ के लिए प्रयास कर रहा है जी। तो उसमें 2-3 शिफ्ट्स होने हैं हमारे। तो पहला शिफ्ट तो मैंने आपको बता ही दिया, असेसमेंट में ये शिफ्ट होगा कि ये होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए असेसमेंट होगा। असेसमेंट एक बड़ा की पॉइंट होता है स्कूल की जो साइकिल है ना, एकेडमिक साइकिल में, कि जो चीज़ आप असेस करेंगे ना वही आप पढ़ाएंगे। ओके। तो फॉर एग्जांपल हम आपको आपका सेंस ऑफ म्यूजिक कितना है ये असेस नहीं होता ना, तो ये पढ़ाया भी नहीं जाता। है कि नहीं? आप मैथ्स असेस होता है तो मैथ्स की पढ़ाई होती है, ट्यूशन भी होता है, सब कुछ भी होता है। तो असेसमेंट इज अ वेरी की फैक्टर इन द स्कूल साइकिल। तो इसलिए अगर आप उसको होलिस्टिक डेवलपमेंट बताएं, अब जैसे आपने कहा कि हमने मैथ्स में जो पढ़ा उसका तो इस्तेमाल नहीं है, लेकिन अगर आपको ये बताया गया होता कि थ्रू मैथ्स योर एबिलिटी टू डेवलप ए स्किल ऑफ डिटर्मिनेशन, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये उसका पर्पस अगर ये नहीं बताया गया ये तो आज आप ये कहते कि नहीं, वो जो डिसीजन मेकिंग हमने मैथ्स के थ्रू सीखा था। यू गेट माय पॉइंट? तो ये हमारा जो चेंज ऑफ फोकस ये हमें लाने की जरूरत है और यही एक हमारा नया प्रयास है। अभी थोड़े देर पहले हमने कहा कि भाई हम तो रट लेते थे। रटना इज नॉट एजुकेशन, रटना इज नॉट एजुकेशन। तो हमें कॉम्पिटेंसी डेवलपमेंट इज दी। तो हम क्या कॉम्पिटेंसीज डेवलप, स्किल डेवलपमेंट जिसकी बात आप कर रहे हैं, क्या नई चीजें। हाँ, तो ये एक तो ये शिफ्ट असेसमेंट वाला मैंने आपको बताया। दूसरा हमने ये कॉम्पिटेंसी रोड टू कॉम्पिटेंसी डेवलपमेंट मैंने बताया। तीसरा जो है ये जो एक होड़ लग गई है कि गाँव में भी पेरेंट्स अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजते हैं और जो ये होता है कि वो इंग्लिश मीडियम स्कूल है, पढ़ाई हिंदी में या पंजाबी में होती है कि नहीं? इंग्लिश इन पंजाबी मीडियम, तो उसमें एक नया मीडियम आ गया। सवाल ये है कि साइकोलॉजी, रिसर्च, एवरीथिंग सेज कि बच्चा 8 साल तक जो उसका ब्रेन जो है ना 85% डेवलपमेंट हो जाता है उसका, राइट, 85%। और बच्चा घर में जब पैदा होता है तो किसको सुनता है? वो अपने माँ बाप को ही सुनता था। किसी हिंदी परिवार में बच्चा मराठी तो नहीं सुन रहा है, अंग्रेजी नहीं सुन रहा है, जर्मन नहीं सुन रहा है, वो तो हिंदी ही वहाँ का सुन रहा है ना वो। तो उसका जो वोकैबुलरी है वो हिंदी में ही बनेगी, राइट। तो 5, 6, 7 वर्षों तक ये बताया जाता है कि उसके करीब 1200, 1500, 2000 हिंदी के शब्द उसने सीख लिए और उसी में से फिर उसने सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग सीख ली। ठीक है कि नहीं? अब वो वाक्य बनाने लगा, अब वो अपने आप को एक्सप्रेस भी करने लगा। हो सकता है कि वो 2-4 दादी के किस्से भी अब वो सुनाने लगेगा और अपनी खुद की भी स्टोरी बना सकता है बच्चा। इस स्थिति में आप बच्चे को ले गए और ऐसी जगह डाल दिया गया जहां पे ए फॉर एप्पल अब उसको बताया जाने लगा। तो क्या हुआ? उसका पूरा जो लिंग्विस्टिक प्रोसेस है उसमें आपने डिस्टर्बेंस कर दिया। इट इज जस्ट लाइक कि हम और आप बैठ करके इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं, अचानक अभी भूकंप आ जाए तो क्या होगा?
सब बर्बाद। तो हम उसके जीवन में एक ग्लोरीफाइड रैशनलाइज्ड भूकंप ला देते हैं। तो क्या होता है, अब उसकी पूरी सोचने की ताकत खत्म हो गई। तो क्लासरूम में अगर वो कुछ पूछना चाहेगा तो पूछेगा नहीं, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट उसका रुक गया, वो शाई हो गया, वो इंट्रोवर्ट हो गया। तो फिर इससे डील कैसे करें? हाँ, तो उसके डील करने के लिए जो शिफ्ट आ रहा है कि भाई आप मदर टंग में पढ़ाओ ना। तो दिस इज अनदर शिफ्ट। इसलिए मैंने आपको ये एग्जांपल दिया कि एटलीस्ट अप टू क्लास 5, प्रेफरेबली अप टू क्लास 8, योर मदर टंग और द लोकल लैंग्वेज शुड बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। इट इज नॉट अगेंस्ट एनी अदर लैंग्वेज, इट इज to enable the child's cognitive development and other socio-emotional development. So that is another वो है। फिर क्या है कि जैसे कि बच्चे के अंदर अगर हम केवल रोट लर्निंग में डाल दें तो उसकी जो रचनात्मकता है, उसकी जो आलोचनात्मकता है, वो कहीं ना कहीं सफ़र कर जाती है। वो क्रिटिकल थिंकर नहीं बन पाता। हम लोग एक कंप्लायंट हो जाते हैं या कन्फॉर्मिस्ट हो जाते हैं। बाद में कहीं हमें समझ में आता है तो हम बिल्कुल रेबेलियन ही हो जाते हैं। लेकिन अगर हमें शुरू से इस बात की ट्रेनिंग दी जाए थ्रू द मीडियम ऑफ डायलॉग एंड अंडरस्टैंडिंग, लिसनिंग टू ईच अदर, पुटिंग फोर्थ आवर व्यू पॉइंट, तो ये सारे 4-5 शिफ्ट्स आ रहे हैं और इसका नतीजा मैं तो बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ, तो निकलना चाहिए। जी बिल्कुल, हम भी चाहेंगे कि जो कोशिशें हो रही है वो उसका अल्टीमेटली रिजल्ट की बात होती है ना, रिजल्ट अच्छा होना चाहिए और बच्चों की सबसे बड़ा तो बात है कि बच्चों के बेनिफिट के लिए होना चाहिए। जब हम बात करते हैं एजुकेशन की और नालंदा का जिक्र नहीं हो, क्योंकि हमने बात की कि आपने भी बताया कितना गौरवशाली इतिहास हमारा रहा है, तो ऐसा हो नहीं सकता। जहाँ पर बिहार जैसी जगह में कि जहाँ पे कि नालंदा जैसी मतलब शिक्षा प्रणाली रही और जो कि आज भी मतलब एग्जाम्पल उदाहरण है हम सब के लिए, आखिर आरक्षण के बाद ऐसा क्या हुआ कि वहाँ पर पूरा के पूरा जो एजुकेशन सिस्टम है वो बर्बाद हो गया? मेरे ख्याल में उसको आरक्षण को दोषी बनाना ठीक नहीं। ये तो देखिए ना, हमारी डेमोक्रेसी है ना, तो डेमोक्रेसी में वही बात हो गई ना कि हम ब्लेम करें तो जो सरकार है, जिसकी लीडरशिप है, उसको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी ना। तो आज के 100 साल बाद अगर इतिहास लिखा जाए बिहार का और कोई उसमें ये कहे कि जनता दल की सरकार इसके लिए जिम्मेदार है, तो फिर हमारे और आपके जैसे कोई बैठ के फिर वही विवाद करेंगे ना, भाई उनको कैसे आपने जिम्मेदार बनाया। तो जिम्मेदारी तो किसी न किसी को लेनी पड़ेगी ना। तो आरक्षण की नीति उसकी जिम्मेदार नहीं है, लीडरशिप उसके लिए जिम्मेदार है कि उस आरक्षण को आपने जो है किस धरातल पे ले जा करके और कहाँ कहाँ आपने कॉम्प्रोमाइजेस किए एंड यू डिड नॉट शो द कैरेक्टर ऑफ ए लीडर, उसका ये नतीजा है। जी, आरक्षण से कोई उसका मतलब नहीं मेरे ख्याल से। लेकिन जो हम पूरी शिक्षा प्रणाली की अगर बात करें एजुकेशन सिस्टम में, तो वहाँ पर आप आरक्षण या रिजर्वेशन को सपोर्ट करते हैं? देखिए, अगर मैं भारत का नागरिक हूँ, पहली बात तो और मैं भारत के संविधान में मेरा विश्वास है और वो है, तो उसको सपोर्ट न करना आपका ऑप्शन नहीं। यू हैव नो ऑप्शन नॉट टू सपोर्ट इट। नहीं, मैं आपके सवाल कर रहा हूँ। आई गॉट योर पॉइंट, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू से दैट यू हैव नो ऑप्शन नॉट टू सपोर्ट इट। Your only option is to support it as a citizen of the country. This is number one. But you have right to speak. I know, right to speak is a different thing. है कि नहीं? Support तो आपको करना ही पड़ेगा। अब right to speak में ये बात आती है कि उसकी हम qualitative analysis करें। हम qualitative analysis तो कर सकते हैं। तो qualitative analysis ये कहती है कि as a principle to do a positive discrimination for a section of the society who was marginalized or who was oppressed or who needed this kind of enabler is absolutely fine. And both in the studio or outside the studio, I support it. This is number one. Number two ये है कि has it worked? Analysis वहाँ पे आती है कि how far it has worked. तो मैं बिहार से बहुत दूर नहीं है यूपी का बॉर्डर, मैं वहीं से आता हूँ। और हमारे गांव में करीब 20 to 30% population comes from the SC and ST background. और मैं आपको बता सकता हूँ कि पिछले 40 वर्ष में 2 या 3 लोगों से ज़्यादा किसी को आरक्षण का लाभ नहीं मिला। तो क्यों नहीं मिला उनको? वो जहाँ थे वहीं आज भी हैं। तो ऐसा क्यों हुआ? इसका मतलब ये है कि हमारी आरक्षण की पॉलिसी में कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम है कि विद इन दैट सेक्शन वो आरक्षण की पॉलिसी इंक्लूसिव नहीं है।
वो आरक्षण की पॉलिसी भी विद इन दैट कहीं ना कहीं कुछ लोगों को एक्सक्लूड कर रही है। वो क्या है, उस पर एक गहन चिंतन होना चाहिए, उस पर एक विचार विमर्श होना चाहिए। और इसीलिए आप बिहार की बात कर रहे हैं, तो बिहार में नीतीश जी जब आए तो उन्होंने एक महादलित का रिजर्वेशन अलग किया विद इन दलित। तो क्या था वो, इसका मतलब ये था कि एक सेक्शन था विद इन दलित कम्युनिटी जिसको कि आरक्षण का लाभ नहीं मिला। तो दिस इज दी वन थिंग। द सेकेंड थिंग विच आई एम वेरी कन्विंस्ड अबाउट, मेरा ये है, चूंकि भाई मैं उस वर्ग से नहीं आता, मुझे आरक्षण नहीं मिला है, तो कुछ लोग कहेंगे भाई आप तो इस तरह की बातें कर, लेकिन मैं अगर उस वर्ग से आता, प्रियंका जी, मैं अपनी बात तो कह सकता हूँ, और मैंने वो आरक्षण का लाभ लिया होता तो मैं अपने बच्चे को वो आरक्षण का लाभ नहीं दूंगा। भाई वो आपको इनेबल किया ना, हाँ, आप तो लेकर के आपने वो लाभ उठा लिया ना, अब वो किसी ऐसे को दीजिए जिसने लाभ नहीं उठाया। और फिर आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर आपको लाभ लिया है तो फिर आप अपने आप को एक लेवल तक लेकर आए और अगले आगे का हाथ बढ़ा के उसे ऊपर उठाने की कोशिश करें। जी, तो अब आपके बच्चे को भी मिले, आपके ग्रैंडसन को भी मिले, आपके ग्रैंड डॉटर को भी मिले। इसीलिए वो हम अपने गांव का जो उदाहरण दे रहे हैं कुछ उसमें रह गए। तो ये आप बताइए कि ये रिफॉर्म विद इन दैट आरक्षण पॉलिसी ये होना चाहिए, इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। तीसरी चीज कि ओबीसी की एक कैटेगरी ऐसी है जिसमें कि एक क्रीमी लेयर बनाया गया जी, कि उस क्रीमी लेयर को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात, वो एक रिफॉर्म का हिस्सा हुआ, लेकिन उसको आप न्यूट्रलाइज कर देते हैं, क्रीमी लेयर की लेवल को हर बार आप रिवाइज कर देते हैं, तो फिर लोगों को लाभ उसका मिल जाता। अगर आपने क्रीमी लेयर 6 लाख रखा, ठीक है कि नहीं, और आपने अब अगली बार कह दिया कि नहीं ये 8 लाख हो गया, तो फिर फायदा क्या हुआ? तो ये तीसरा उसमें एनॉमली है मेरे हिसाब से। और चौथी बात ये है कि कहीं ना कहीं हमें जो हमारे इनेबलर्स हैं, जैसे एक हाई क्वालिटी एजुकेशन जिसमें एक्सेस और अफोर्डेबिलिटी की बात की जाती, हम लोगों के अंदर मैं उदाहरण ये दूंगा कि आरक्षण इज टू कैच ए फिश फॉर आवर लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन, बट इफ यू वांट टू मेक इट सस्टेनेबल तो वी हैव टू टीच देम हाउ टू फिश। तो उन्हें आप समर्थवान बनाएं, जी, है कि नहीं, उन्हें आप केपेबल बनाएं, उनकी कैपेसिटी डेवलप करें कि एक न एक दिन ये समस्या स्वतः इसका उत्तर ढूंढ ले। जी, बहुत ठीक है। तो सब बहुत मजा आया आज की इस बातचीत में। थैंक यू, मुझे भी बहुत दिनों बाद इतना ज़्यादा बोलने का मौका मिला। नहीं देखिए, मैं तो ये कहूँगी कि मैं मान के चल रही थी कि जब कोई टीचर सामने बैठे हैं, वो भी आपके जैसे टीचर जिन्हें आपने खुद नहीं बताया कि इतने 40 साल जो आपने दिए हैं, तो उसमें आपको कुछ सीखने को नहीं मिले, ऐसा हो नहीं सकता। और बहुत ही अच्छी बात ये कि आपने ना बहुत रैशनल तरीके से हमारे जितनी भी कंसर्न थे, जितने भी हमारे सवाल थे, उन सब का ना बहुत रैशनल आंसर किए हैं। तो बातचीत में कहीं से ऐसा नहीं लगता कि आप किसी एक पर्टिकुलर किसी को सपोर्ट कर रहे हैं, किसी के अगेंस्ट। आप हो ही नहीं सकते, एज ए टीचर आप हो ही नहीं सकते, क्योंकि जब मैं एक बच्चे को देखता हूँ जी, तो आप ये मान के चलिए कि एक बिहार का मैं उदाहरण दे रहा हूँ आपको, कि एक टीचर ने जो है देखा कि एक बच्ची दौड़ी दौड़ी स्कूल आ रही थी, उसके पैर में जूते नहीं थे। स्कूल की पॉलिसी ये थी कि बच्चे जूता पहन के आएंगे। तो टीचर जो थी डिसिप्लिन इंचार्ज, वो दौड़ी गया, तुम नंगे पैर कैसे आ गए? ये वो हेडमिस्ट्रेस देख रही थी कहीं से, तो उन्होंने कहा कि तुम रुक जाओ, मैं इसके साथ डील करती हूँ। और वो हेडमिस्ट्रेस कहीं, हेलो बेटा आ जाओ, चलो, उसका बैग वैग रखवा के बोला कि असेंबली शुरू हो गई, चलो हम सीधे असेंबली में चलते हैं। सीधे असेंबली में लेके गई उस बच्ची को, उन्होंने कहा कि आज तुम असेंबली में कुछ बोलो। उस बच्ची ने 5 मिनट तक भाषण दिया असेंबली में। एवरीबडी वाज अ स्टंट। द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि दूसरी टीचर, मैं उसको ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, आई एम जस्ट सेइंग कि उसने देखा कि उसके पैर में जूते नहीं। हेडमिस्ट्रेस ने या दूसरी टीचर कह लीजिए देखा कि इसकी चाल में गति क्या है, व्हाट इज द स्ट्राइड, व्हाट इज द लीप फॉरवर्ड शी कैन टेक, एंड हाउ टू कन्वर्ट दिस सिचुएशन इनटू समथिंग व्हिच इज मोर पॉसिबल। लेट अस ट्राई दैट आउट। तो ये टीचर की जिम्मेदारी। तो अब ये करने के लिए हम आइडियोलॉजी में अगर फंस जाएंगे तो ये कहाँ से देखेंगे? इसलिए किसी टीचर को किसी आइडियोलॉजी में, रिलीजियस, रीजनल, उसमें कभी फंसना ही नहीं चाहिए। अगर फंसना है, प्लीज लीव द टीचिंग प्रोफेशन। यू विल फाइंड मेनी अपॉर्चुनिटीज टू डू इट, बट एज ए टीचर डोंट डू इट। परफेक्ट, बहुत मज़ा आया आपसे बातचीत करके, एंड थैंक यू सो मच। आप हमारे स्टूडियो आए और इतने सारे जो भी हमारे मन में सवाल थे उन सबका
जवाब आपने हमें दिया। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा, मज़ा आ गया बहुत दिनों के बाद फुर्सत से बात करने का। बिल्कुल। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।